ऑलराइट, सो गाइस गियर अप, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए पीरियोडिक मोशन, एनी मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। और मिनिमम जितने टाइम के बाद वो रिपीट होगा उसको हम लोग बोलेंगे कि वो हमारा टाइम पीरियड है, जिसको कैपिटल टी से डिनोट करेंगे। कैपिटल टी में एक साइकिल कंप्लीट होगी और 1 सेकंड में जितनी साइकिल्स होंगी, जितने नंबर ऑफ ऑसिलेशंस होंगे, उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 1 अपॉन कैपिटल टी होगी, जिसकी यूनिट सेकंड इनवर्स होगी, जिसको हम हर्ट्ज बोलते हैं। तो पीरियोडिक मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। तो जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है वो पीरियोडिक मोशन है। जो मून का अर्थ के अराउंड मोशन हो रहा है या अर्थ का सन के अराउंड मोशन हो रहा है वो पीरियोडिक मोशन है। तो इस तरह से पीरियोडिक मोशन रहेगा। देन कम्स ऑसिलेटरी मोशन, एनी पीरियोडिक मोशन विच इज टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ अबाउट अ फिक्स्ड पोजीशन। किसी फिक्स पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ मोशन है, पीरियोडिक मोशन है, दैट इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। तो ऑसिलेटरी मोशन के लिए मस्ट है कि मोशन पीरियोडिक होना चाहिए, टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ होना चाहिए। तो जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है वो पीरियोडिक तो है बट ऑसिलेटरी नहीं है, क्योंकि वो इस तरह से लगातार एक ट्रैक पे मूव कर रहे हो, आप टू एंड फ्रो मूव नहीं कर रहे हो, ऑसिलेट नहीं कर रहे हो, तो उसको ऑसिलेटरी नहीं बोलेंगे, हम पीरियोडिक मोशन बोलेंगे। गाइस ऑसिलेटरी मोशन के लिए मस्ट है कि एक स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन होनी चाहिए, जहां पे कि ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स या नेट टॉर्क जीरो हो, और वहां से आप जब डिस्प्लेस करेंगे तो रिलीज करने पे रीस्टोरिंग फोर्स या रीस्टोरिंग टॉर्क आएगा, और उस रीस्टोरिंग फोर्स या रीस्टोरिंग टॉर्क की वजह से ऑब्जेक्ट सब्सीक्वेंटली ऑसिलेट करेगी। तो ऑसिलेटरी मोशन हमेशा एक स्टेबल ओरिएंटेशन, स्टेबल पोजीशन के अराउंड होगा। यदि हम ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल एनर्जी का पोजीशन के साथ ग्राफ देखेंगे तो हमारा ग्राफ इस तरह से पोटेंशियल वेल के शेप में आएगा, जहां पे लोअर मोस्ट पॉइंट जो होगा वो स्टेबल इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन होगी और उसके अराउंड ऑसिलेटरी मोशन हो रहा होगा। ऑलराइट, तो जैसे मान लीजिए जैसे ये एक इंक्लाइन प्लेन है, इस तरह से एक इंक्लाइन प्लेन है और इधर इंक्लिनेशन θ1 है और इधर इंक्लिनेशन θ2 है। यहां से हमने एक ऑब्जेक्ट को रेस्ट से छोड़ा है पॉइंट ए से, तो पॉइंट ए से ओ पर आएगी और फिर ओ से यदि फ्रिक्शनलेस सरफेस है, स्मूथ सरफेस है, तो वापस से एनर्जी कंजर्वेशन से सेम हाइट बी पे पहुंचेगी। ये मान लीजिए एच हाइट से छोड़ा है ऑब्जेक्ट को। ओके, तो बॉटम पे बाउंस को इग्नोर करेंगे, इग्नोर बाउंस एट द बॉटम। बॉटम में मान के चलेंगे कि स्मूथ ट्रांजिशन हो रहा है ना। मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन के लिए हम लोगों ने स्ट्रेट लिया है, बट एक्चुअल में कर्व्ड है बॉटम पे, ताकि ये स्मूथली लेफ्ट वाले इंक्लाइन से राइट वाले इंक्लाइन पे ट्रांजिट कर पाए। तो गाइस ए से ओ ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करती हुई आएगी, यहां पे आके कुछ स्पीड अटेन करेगी और यहां इस पोजीशन को ओवरशूट करके बी पे जाएगी, स्पीड कम होगी, जीरो होगी, यहां पे वापस से स्पीड जीरो होगी। अब बी से वापस ओ पर आएगी, ओ से ए पे जाएगी, इस तरह से टू एंड फ्रो मोशन करती रहेगी। तो ये हमारा ऑसिलेटरी मोशन होगा। यदि हम टाइम पीरियड कैलकुलेट करना चाहें तो पहले ए से ओ का टाइम निकाल लें। तो ए से ओ के लिए डेल्टा वाई बराबर यूटी, मतलब हम इक्वेशन ले लें एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यू जीरो है, एस की वैल्यू एच अपॉन साइन θ1 है, बराबर हाफ एक्सेलरेशन की वैल्यू जी साइन θ1 है एंड इनटू t1 स्क्वायर। तो यहां से t1 की वैल्यू आ रही है हमारी टू एच अपॉन जी साइन स्क्वायर θ1, ये हमारी t1 की वैल्यू आ रही है। अब हम o से b के लिए इक्वेशन लिखें, तो o से b के लिए इक्वेशन लिखें तो o से b में फाइनल वेलोसिटी जीरो है, सो s बराबर vt माइनस हाफ एटी स्क्वायर। फोर्थ इक्वेशन हम काम में ले रहे हैं, v जीरो है, अगेन हाइट जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है वो h अपॉन साइन θ2 हो जाएगा, हाइट ट्रैवल्ड सेम होगी, और माइनस हाफ एक्सेलरेशन माइनस जी साइन θ2 होगा क्योंकि रिटार्डेशन होगा, इनटू t2 का स्क्वायर। तो यहां से t2 की वैल्यू आ रही है, t2 इज 2h अपॉन जी साइन स्क्वायर θ2, ये t2 की वैल्यू आ रही है। तो a से o तक का टाइम t1 हो गया, o से b तक का टाइम t2 हो गया। जो टोटल टाइम है, टोटल टाइम हमारा हो जाएगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ट्वाइस ऑफ t1 प्लस t2, so that is twice of 2h upon g sin square θ1 plus 2h upon g sin square θ2। ये हमारा मोशन का टाइम पीरियड हो गया, है ना। तो ये इस तरह से हमारा ऑसिलेटरी मोशन का टाइम पीरियड हुआ। ऐसे ही मान लीजिए हम किसी ऑब्जेक्ट को सपोज दो चार्जेस हैं ऑसिलेटरी मोशन में, और अपन देखें, मान लीजिए ये हमारे पास एक प्लस कैपिटल क्यू चार्ज है, ये फिक्स्ड है, इधर ये प्लस कैपिटल क्यू चार्ज है, ये भी फिक्स्ड है, ये a माइनस a कॉमा 0 पर है और ये प्लस a कॉमा 0 पर है, और एक पॉजिटिव चार्ज को, एक नेगेटिव चार्ज को हम सपोज जनरल 0 कॉमा डी से रिलीज करें। यहां से अपने रिलीज किया वाई एक्सिस पे 0 कॉमा डी से, 0 कॉमा डी से रिलीज करें तो इधर स्पीड 0 है। अब दोनों चार्जेस अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे, तो दोनों चार्जेस जब अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे तो इस फोर्स की वजह से ये चार्ज पार्टिकल नीचे आएगा, ओ तक एक्सेलरेटेड मोशन करेगा, स्पीड बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, यहां मैक्सिमम होगी। इस ओ पोजीशन को ओवरशूट करके ये यहां ए से बी पे जाएगा, एनर्जी कंजर्वेशन से वापस उतनी ही डिस्टेंस पे जाएगा, यहां v 0 हो जाएगा। अभी फोर्स वापस ओ की तरफ लग रहा होगा, ओ की तरफ आएगा
और फिर ए की तरफ जाएगा, तो ऐसे लगातार ऑसिलेटरी मोशन करता रहेगा। ये स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है जिसके अराउंड ये ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है ना। तो हमेशा ऑसिलेटरी मोशन में एक स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन रहेगी, और पोटेंशियल एनर्जी का यदि हम ग्राफ देखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी का जो ग्राफ रहेगा वो ग्राफ इस तरह से रहेगा। पोटेंशियल एनर्जी के ग्राफ में u वर्सेस x में इस तरह का ग्राफ रहेगा। ये यहां पे इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी स्टेबल, और इसके अराउंड ऑसिलेटरी मोशन करेगा। तो ऑसिलेटरी मोशन, पीरियोडिक मोशन विच इज टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ, हमेशा एक स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन एग्जिस्ट करेगी। उस स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन के अराउंड ऑसिलेटरी मोशन होगा, है ना। और पोटेंशियल एनर्जी का जो ग्राफ है वो पोटेंशियल वेल के शेप में इस तरह का ग्राफ होगा। लोएस्ट पोजीशन के अराउंड ऑसिलेटरी मोशन होगा। तो पीरियोडिक मोशन हम लोगों ने देखा, ऑसिलेटरी मोशन हम लोगों ने देखा। अब हम बात कर रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है? पहले हम लीनियर एसएचएम को देखेंगे और फिर बाद में एंगुलर एसएचएम को देखेंगे। गाइस, एक्स एक्सिस पे x बराबर 0 पोजीशन के अबाउट एक पार्टिकल -a और +a के बीच में ऑसिलेट कर रहा है। ये हमारी एक्स एक्सिस है, और एक्स एक्सिस पे ये एक्स एक्सिस है, और एक्स एक्सिस पे पार्टिकल -a से लेके +a के बीच में x बराबर 0 के अबाउट ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है। पार्टिकल O से A पे जा रहा है, A से O पर आ रहा है, वापस O से -a पे जा रहा है, और फिर O पर आ रहा है। तो इस ऑसिलेटरी मोशन को हम एसएचएम बोलेंगे यदि पार्टिकल की O के रिस्पेक्ट में जो पोजीशन है, पार्टिकल की जनरल O के रिस्पेक्ट में जो पोजीशन है वो टाइम के रिस्पेक्ट में साइन या कोसाइन फंक्शन की फॉर्म में वेरी कर रही है। पार्टिकल एक्स एक्सिस पे x बराबर 0 के अबाउट ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है, एंड दैट मोशन इज टर्म्ड एज एसएचएम इफ पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज वेरिंग विथ टाइम साइनोसॉइडली। साइनोसॉइडली का मतलब है साइन या कोसाइन फंक्शन की फॉर्म में वेरी कर रही है। तो हम फंक्शन को लिखेंगे xt बराबर a sin ओमेगा t प्लस फाइ। xt बराबर a sin ओमेगा t प्लस फाइ, हम इस तरह से फंक्शन को लिखेंगे। तो ये तो पार्टिकल है जो कि -a और +1 में O के अबाउट एक्स एक्सिस पे ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है, और क्योंकि पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में साइन या कोसाइन फंक्शन की फॉर्म में वेरी कर रही है, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि मोशन कैसा है, मोशन सिंपल हार्मोनिक। ये डेफिनेशन है, एसएचएम को इस तरह से डिफाइन किया हुआ है। ये मैकेनिकल ऑसिलेशंस हो रहे हैं जहां पे कि एक पार्टिकल है जो कि ओरिजिन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। बट यही हम लोग यदि मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, या मैग्नेटिक फील्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, या प्रेशर सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, इसका मतलब क्या है गाइस? कोई फिजिकल क्वांटिटी का टाइम के साथ वेरिएशन, एक फिजिकल क्वांटिटी लोएस्ट और मैक्सिमम वैल्यू के बीच में फ्लक्चुएट कर रही है, और यदि टाइम के साथ जो फ्लक्चुएशन हो रहा है वो साइन या कोसाइन फंक्शन की फॉर्म में हो रहा है, तो हम बोलेंगे कि भाई मोशन कैसा है, कि फिजिकल क्वांटिटी का वेरिएशन कैसा है, सिंपल हार्मोनिक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब हम लोग लिखते हैं, लाइट वेव जब हम लोग लिखते हैं, तो ऐसे केस में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ में साइनोसॉइडली वेरी कर रहे होते हैं, तो वहां हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड सिंपल हार्मोनिकली फ्लक्चुएट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड सिंपल हार्मोनिकली फ्लक्चुएट कर रहा है। तो सिंपल हार्मोनिक फ्लक्चुएशंस के लिए मस्ट है कि फिजिकल क्वांटिटी का टाइम के साथ जो वेरिएशन होना चाहिए वो साइन या कोसाइन फंक्शन की फॉर्म में होना चाहिए। तो गाइस, ये जो xt बराबर a sin ओमेगा t प्लस फाइ लिखा हुआ है, xt बराबर a sin ओमेगा t प्लस फाइ लिखा हुआ है, इसमें ये जो a है, ये जो x है, ये किसी मोमेंट पे पोजीशन है। दिस इज पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू मीन और इक्विलिब्रियम पोजीशन। मीन या इक्विलिब्रियम पोजीशन के रिस्पेक्ट में ये ऑसिलेटिंग पार्टिकल की पोजीशन है। अभी मीन पोजीशन ओरिजिन है, तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ऑसिलेटिंग पार्टिकल की पोजीशन है। टी हमारा टाइम है। ए क्या है? ए को हम एम्पलीट्यूड बोल रहे हैं, विच इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट रिलेटिव टू मीन पोजीशन। तो ये मीन पोजीशन के रिस्पेक्ट में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। ये जो टर्म है इसको हम फेज बोलते हैं। फेज ये टाइम के साथ में लगातार लीनियरली इंक्रीज हो रही है, तो साइन या कोसाइन फंक्शन का जो आर्गुमेंट है दैट इज कॉल्ड फेज। ओमेगा को हम लोग एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, और अभी हम देखेंगे कि इस एंगुलर फ्रीक्वेंसी से हमें टाइम पीरियड मिलेगा मोशन का। तो ओमेगा हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहलाती है, जिसकी यूनिट सेकंड इनवर्स हो जाएगी, टी टाइम है। और जो फाइ है वो हमारा फेज कांस्टेंट कहलाता है। टी बराबर 0 पे फेज की जितनी वैल्यू है उसको हम फेज कांस्टेंट बोलते हैं। तो एक्स पोजीशन हो गया, टी टाइम हो गया, ए एम्पलीट्यूड हो गया, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गई, फाइ फेज कांस्टेंट हो गया, और ये कंप्लीट आर्गुमेंट जो है वो फेज के बराबर है। टाइम पीरियड कैसे होगा मोशन का? जो टी का कोफिशिएंट है वो हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, एंड टाइम पीरियड हम डिराइव कर सकते हैं कि 2 पाई बाय ओमेगा के बराबर होगा। तो साइन या कोसाइन फंक्शन में जो भी टी का कोफिशिएंट है उसको हम ओमेगा रीड कर लेंगे, एंड देन टाइम पीरियड इज 2 पाई बाय ओमेगा। फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड वो 1/t के बराबर होगा, सो दैट इज ओमेगा अपॉन 2 पाई। फेज अपन ने डिफाइन किया, ओमेगा टी प्लस फाइ को अपन फेज बोल रहे हैं। किसी मोमेंट पे यदि हमें फेज मालूम है तो उस मोमेंट पे हम पार्टिकल की पोजीशन बता सकते हैं, पार्टिकल की वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, सारे वेरिएबल्स की वैल्यू बता सकते हैं। ये टाइम के साथ में लीनियरली इंक्रीज हो रही है। फेज कांस्टेंट टी बराबर 0 पे जो फेज की वैल्यू है उसको फेज कांस्टेंट बोलते हैं। दोस्तों, फेज कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होगी वो इनिशियल कंडीशंस पे डिपेंड करेगी कि टी बराबर 0 पे पोजीशन कितनी है। यहां x बराबर a sin ओमेगा t प्लस फाइ में यदि हम t बराबर 0 रखेंगे तो x आ जाएगा a sin फाइ, और वेलोसिटी जो है हमारी x को डिफरेंशिएट करने पर आएगी तो ओमेगा a cos ओमेगा t प्लस फाइ, और उसमें t 0 रखेंगे तो वेलोसिटी t बराबर 0 पे आ जाएगी ओमेगा a cos फाइ। यहां पे ओमेगा और आएगा, ये एक्चुअली वेलोसिटी है, वेलोसिटी है t बराबर 0 इज ओमेगा a cos फाइ। तो इन दोनों कंडीशन से हम फाइ की वैल्यू निकालेंगे।
फेस कांस्टेंट हमारे को t बराबर 0 पे पार्टिकल कहां लोकेटेड है और कितनी वेलोसिटी पजेस कर रहा है वो देता है, या हमें t बराबर 0 पे पार्टिकल की लोकेशन और वेलोसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन मालूम है, तो उससे हम फेस कांस्टेंट डिराइव कर सकते हैं। फेस कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो 0 से 2 पाई के बीच में या माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में रहेगी, या तो 0 से 2 पाई बोलो या माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में रहेगी। दोस्तों जैसे फेस कांस्टेंट कैलकुलेट करने के लिए हम लोग कुछ सिचुएशन देखते हैं। तो पहले फेस कांस्टेंट कितना है वो सबसे पहले हम फंक्शन डिफाइन करेंगे, भाई cos ओमेगा t प्लस फाइव में लिखेंगे या sin ओमेगा t प्लस फाइव में लिखेंगे। तो इनिशियल कंडीशन से हमारा फेस कांस्टेंट डिफाइन होता है ना। तो अपन x को लिख रहे हैं a sin ओमेगा t प्लस फाइव, और जो वेलोसिटी की वैल्यू है इसको डिफरेंशिएट करने पर आएगी dx बाई dt, दैट इज ओमेगा a cos ऑफ ओमेगा t प्लस फाइव। गाइस x एट t बराबर 0 इज a sin फाइव एंड v एट t बराबर 0 इज ओमेगा a cos फाइव। ऑलराइट, तो मान लीजिए जैसे हमें गिवन है कि x एट t बराबर 0 है एंड वेलोसिटी एट t बराबर 0 पॉजिटिव है। तो ऐसे केस में x एट t बराबर 0 इज a sin फाइव और वो 0 है। तो ऐसे में फाइव के पॉसिबल वैल्यूज आ रही हैं 0 और पाई रेडियन। अब इनमें से कौन सा चूज करें? तो वेलोसिटी एट t बराबर 0 दैट इज ओमेगा a cos फाइव, एंड सिंस वेलोसिटी t बराबर 0 पे पॉजिटिव है, यानी cos फाइव पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये हमारी पॉजिटिव है, तो वो इंप्लाई कर रहा है कि फाइव की वैल्यू हमें 0 लेनी है, पाई नहीं लेनी है। तो यदि पार्टिकल t बराबर 0 पे मीन पोजीशन पर है और पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है और हम फंक्शन को a sin ओमेगा t प्लस फाइव से लिख रहे हैं, तो फाइव की वैल्यू 0 हो गई। और यहीं से हम दूसरी भी देख सकते हैं कि पार्टिकल t बराबर 0 पे x बराबर 0 पे है और माइनस a की तरफ जा रहा है, वेलोसिटी नेगेटिव है, t बराबर 0 पे वेलोसिटी नेगेटिव है। तो ऐसे केस में नेगेटिव के लिए हमें cos फाइव नेगेटिव चाहिए था, तो फाइव की वैल्यू पाई लेते, तो ऐसे में फाइव की वैल्यू पाई हो जाएगी। तो ये हम याद ही रख लेंगे कि यदि फंक्शन को हम लोग a sin ओमेगा t प्लस फाइव से डिनोट कर रहे हैं और t बराबर 0 पे पार्टिकल मीन पोजीशन पे है और पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, तब तो फेस कांस्टेंट 0 लेना है, और t बराबर 0 पे पार्टिकल मीन पोजीशन पे और नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, तो फेस कांस्टेंट को पाई लेना है। ऐसे गाइस हमें गिवन हो सकता है कि x एट t बराबर 0 हमारा प्लस a है, तो यहां वेलोसिटी 0 होगी, बताने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे में x एट t बराबर 0 इज a sin फाइव बराबर a, तो यहां से फाइव की वैल्यू आ रही है 0 से 2 पाई के बीच में पाई बाई 2। तो यानी कि पार्टिकल t बराबर 0 पे यदि प्लस a पर है, t बराबर 0 पे पार्टिकल प्लस a पर है, तो ऐसे केस में फेज की जो वैल्यू है वो पाई बाई 2 होगी, है ना। यही मान लीजिए x एट t बराबर 0 हमें माइनस a गिवन है, तो x एट t बराबर 0 इज a sin फाइव, और ये हमें माइनस a गिवन है, तो sin फाइव माइनस बना रहा है, तो ऐसे में फाइव की वैल्यू 3 पाई बाई 2 या माइनस पाई बाई 2 भी बोल सकते हैं अपन, 3 पाई बाई 2 या माइनस पाई बाई 2 है, यानी कि t बराबर 0 पे पार्टिकल माइनस a पर है, t बराबर 0 पर, ऐसे में फेस की वैल्यू 3 पाई बाई 2 होगी। तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट हो गया। यदि फंक्शन को a sin ओमेगा t प्लस फाइव से लिख रहे हैं, पार्टिकल t बराबर 0 पे मीन पे है, पॉजिटिव पे जा रहा है, तो 0 डिग्री फेस होगी। पार्टिकल पॉजिटिव एक्सट्रीम पर है तो फेस पाई बाई 2 होगी। पार्टिकल मीन पर है, नेगेटिव एक्सट्रीम पे जा रहा है, तो फेस पाई होगी। पार्टिकल नेगेटिव एक्सट्रीम पे है तो फेस 3 पाई बाई 2 होगी। तो यानी कि हम रेंज भी बता सकते हैं कि t बराबर 0 पे यदि पार्टिकल प्लस a से 0 के बीच में है और पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, तो ऐसे में फाइव की वैल्यू 0 से पाई बाई 2 के बीच में होगी, है ना। पार्टिकल 0 से a के बीच में है बट नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ आ रहा है, तो ऐसे में फाइव की वैल्यू पाई बाई 2 से पाई के बीच में होगी। और पार्टिकल t बराबर 0 पे, पार्टिकल t बराबर 0 पे 0 से माइनस a के बीच में है और नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, तो फेज की वैल्यू पाई से 3 पाई बाई 2 के बीच में होगी। और पार्टिकल 0 से माइनस a के बीच में है और पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ आ रहा है, तो फेज की वैल्यू 3 पाई बाई 2 से 2 पाई इज एज गुड एज 0, 2 पाई से 3 पाई बाई 2 से 2 पाई के बीच में होगी। ध्यान रही वैल्यूज ऐसी इसलिए आ रही है क्योंकि a sin ओमेगा t प्लस फाइव से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यदि a cos ओमेगा t प्लस फाइव से रिप्रेजेंट करेंगे तो वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी। तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए हमें गिवन है कि x एट t बराबर 0 इज a बाई 2 एंड वेलोसिटी एट t बराबर 0 इज नेगेटिव। तो अपन ने x एट t बराबर 0 लिखा a sin फाइव और उसको a बाई 2 के बराबर किया, तो फाइव की दो वैल्यूज आ रही है, पाई बाई 6 एंड पाई माइनस पाई बाई 6 विच इज 5 पाई बाई 6। अब डिसाइड करने के लिए v एट t बराबर 0 देखें विच इज ओमेगा a cos फाइव, और ये हमें नेगेटिव चाहिए, तो इसके लिए फिर फाइव की वैल्यू हमें 5 पाई बाई 6 लेनी पड़ेगी। तो इस तरह से हम फेस कांस्टेंट की वैल्यू डिसाइड करेंगे। यही मान लीजिए मुझे x एट t बराबर 0 गिवन है -√3 a बाई 2
एंड वेलोसिटी एट टी बराबर 0 गिवन है पॉजिटिव। तो ऐसे में x एट टी बराबर 0 इज a sin फाई बराबर -√3a/2। तो यहां से sin फाई की वैल्यू आ रही है -√3/2। गाइज हमें सोल्यूशन लेना है पाई से लेकर 2 पाई के बीच में, तो पाई प्लस पाई/3 सोल्यूशन जो आ रहा है वो हमारा आ रहा है पाई प्लस पाई/3 दैट इज 4 पाई/3 एंड 2 पाई माइनस पाई/3, 2 पाई माइनस पाई/3 दैट इज 5 पाई/3, 2 पाई माइनस पाई/3 दैट इज 5 पाई/3। दो सोल्यूशन आ रहे हैं। अब वेलोसिटी के लिए देखें तो वेलोसिटी एट टी बराबर 0 इज ओमेगा ए कॉस फाई। अब ये हमें चाहिए पॉजिटिव, तो ये हमें पॉजिटिव चाहिए, तो यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में सोल्यूशन चाहिए। तो यहां से फाई की वैल्यू आ गई 5 पाई/3, जिसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पाई माइनस पाई/3। तो इसको हम 2 पाई माइनस पाई, तो इसको हम माइनस पाई/3 भी लिख सकते हैं, तो माइनस पाई/3 लिख लें या 5 पाई/3 लिख लें, एक ही बात है। तो इस तरह से हम गिवन सिचुएशन में फेस कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे। ध्यान रहे दोस्तों, फेस कांस्टेंट इस पे डिपेंड करता है कि जब एक्सपेरिमेंटर ने अपनी स्टॉपवॉच स्टार्ट की उस समय ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ मोशन क्या है। मान लीजिए सामने एक स्प्रिंग लॉक सिस्टम लगा हुआ है, अब मैंने उसको पुश पुल करके छोड़ दिया तो सामने ऑसिलेट कर रहा है। अब आप एक्सपेरिमेंट करने आए हो तो आप अपनी स्टॉपवॉच स्टार्ट करोगे, दैट इज t = 0। तो जिस समय आप अपनी स्टॉपवॉच स्टार्ट कर रहे हो उस समय पार्टिकल मीन पर है, टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्सट्रीम जा रहा है तो फेस कांस्टेंट 0 हो गया। पार्टिकल पॉजिटिव एक्सट्रीम पर है तो फेस कांस्टेंट पाई/2 हो गया। पार्टिकल मीन पर है, नेगेटिव एक्सट्रीम पे जा रहा है तो फेस कांस्टेंट पाई हो गया। पार्टिकल नेगेटिव एक्सट्रीम पर है तो फेस कांस्टेंट 3 पाई/2 हो गया। तो फेस कांस्टेंट इस पे डिपेंड करेगा कि t बराबर 0 किस मोमेंट पे है, कब आपने अपनी स्टॉपवॉच स्टार्ट की, उस समय ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ मोशन क्या है। यानी कि हम यहां से ये भी बोल सकते हैं कि हम हमेशा ऐसे t बराबर 0 चूज कर सकते हैं कि फेस कांस्टेंट हमारा 0 आ जाए या पाई/2 आ जाए, वो आप पे डिपेंडेंट है ना। तो अपने को क्वेश्चन में डेटा गिवन होगा जहां से कि हम फेस कांस्टेंट डिटरमिन करेंगे। ध्यान रहे ये जो वैल्यू हमने निकाली है ये तब एप्लीकेबल है जब अपन a sin ओमेगा t प्लस फाई से लिख रहे हैं। यदि फंक्शन को a cos ओमेगा t प्लस फाई से लिख रहे हैं तो फिर ये वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, है ना। तो ये फेस कांस्टेंट का सिग्निफिकेंस है दोस्तों। ध्यान रहे सपोज हमें बोला है कि t x1 से x2 जाने में समय कितना लगेगा, तो x1 से x2 जाने में समय कितना लगेगा ये फेस कांस्टेंट डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। किसी x पे स्पीड कितनी है, किसी x पे एक्सेलरेशन कितना है, किसी x पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, ये फेस कांस्टेंट डिपेंडेंट नहीं है। हाँ, किसी टाइम पे x v एक्सेलरेशन फोर्स काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है वो फेस कांस्टेंट डिपेंडेंट होगी। तो क्वेश्चन में फेस कांस्टेंट गिवन होगा हमें, हम उसको यूज में लेंगे। तो ये हम लोगों ने इनिशियल कंडीशंस ऑफ फेस कांस्टेंट देखा। फिर दोस्तों SHM की खास बात क्या है? SHM की खास बात यह है कि SHM इज अ स्पेशल काइंड ऑफ ऑसिलेटरी मोशन वेयर इन टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड है ये हमारा एम्पलीट्यूड से इंडिपेंडेंट है। कहने का मतलब क्या है कि भाई एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, अब आप स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को ऑसिलेट करा रहे हो, हमें मालूम है कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है। मान लीजिए मैंने एक्सपेरिमेंट किया और मैंने उसको 1 सेंटीमीटर एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट कराया, मतलब वो मीन पोजीशन के दोनों तरफ 1 सेंटीमीटर ऊपर नीचे जा रहा है। यही आप में से कोई आया और आप उसको 1.2 सेंटीमीटर एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करा रहे हो, तो इवन दो एम्पलीट्यूड अलग अलग है, एनर्जी अलग अलग है, मैक्सिमम स्पीड अलग अलग है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन अलग अलग है, बट जो टाइम पीरियड होगा गिवन ऑसिलेटर का सेम होगा। टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड। एनर्जी, कितनी एनर्जी दे रहे हो, कितना एम्पलीट्यूड दे रहे हो, इफ मोशन इज सिंपल हार्मोनिक देन टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। कई बार a sin ओमेगा t प्लस फाई नहीं लिखते, मोशन लिखा हुआ है x बराबर a प्लस b sin ओमेगा t प्लस फाई। तो x बराबर a प्लस b sin ओमेगा t प्लस फाई को, x बराबर a प्लस b sin ओमेगा t प्लस फाई को हम रीअरेंज करके देखेंगे तो ये हो जाएगा xt माइनस a बराबर b sin ओमेगा t प्लस फाई। तो हम बोलेंगे दिस इज पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल्स a। सो विल से दैट मोशन इज सिंपल हार्मोनिक अबाउट x इक्वल्स a। x बराबर a मीन पोजीशन है और मीन पोजीशन के अबाउट सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है। एम्पलीट्यूड हमारा b है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, जहां से हमारा टाइम पीरियड आएगा। तो इस केस में जो हमारा x कोऑर्डिनेट है वो a माइनस b से लेके a प्लस b के बीच में वेरी करेगा। ओके, एम्पलीट्यूड b है। ऐसे दोस्तों x बराबर a sin ओमेगा t प्लस b cos ओमेगा t लिखा हुआ है, तो इसको हम ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी से इसको हम क्लब करके लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा t tan इनवर्स b बाय। हम इसको ऐसे क्लब करके लिख सकते हैं साइन ऑफ ओमेगा t tan इनवर्स b बाय, है ना। तो ये एक सिंगल साइनोसॉइडल फंक्शन हो गया। तो एम्पलीट्यूड जो इस केस में आ रहा है वो आ रहा है हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट। तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट रहेगा। यदि a sin ओमेगा t प्लस b cos ओमेगा t लिखा हुआ है तो उसको क्लब करके हम इस तरह से लिख सकते हैं और एम्पलीट्यूड हो जाएगा हमारा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और फेस कांस्टेंट की वैल्यू हो जाएगी b बाय a tan इनवर्स b बाय, सॉरी। ऐसे हमारे पास x बराबर x नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा t लिखा हुआ है, तो x बराबर x नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा t को हम cos 2 ओमेगा t का फॉर्मूला लगा के लिख सकते हैं x नॉट बाय 2 1 माइनस cos 2 ओमेगा t। देखिए xt बराबर x नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा t, आपने ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया x नॉट बाय 2 साइन स्क्वायर ओमेगा t, x नॉट बाय 2, इसको अपन लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2 ओमेगा t। अब इसको रीअरेंज करो तो xt माइनस एक्स नॉट बाई 2 बराबर माइनस एक्स नॉट बाई 2 कॉस 2 ओमेगा टी। इस माइनस साइन को भी अंदर ले लीजिए, तो xt माइनस एक्स नॉट बाई 2 बराबर एक्स नॉट बाई 2 कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी प्लस पाई।
ये हमारा फंक्शन आ गया। तो अभी अपन ने देखा ए बराबर एक्स बराबर ए प्लस बी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो दिस इज एसएचएम अबाउट एक्स नॉट बाई टू विथ एम्पलीट्यूड एक्स नॉट बाई टू। एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा के बराबर है, तो टाइम पीरियड 2 पाई अपॉन 2 ओमेगा। ध्यान रहे जो टी का कोएफिशिएंट है वो हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, तो यहां पे जो टी का कोएफिशिएंट है वो 2 ओमेगा है, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमारी 2 ओमेगा होगी, है ना। तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई बाय अपॉन 2 ओमेगा, दैट इज पाई बाय ओमेगा। तो हम बोल रहे हैं देखिए इज एसएचएम विद एम्पलीट्यूड एक्स नॉट बाई टू, फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा अबाउट एक्स नॉट बराबर अबाउट एक्स नॉट बाई टू, और टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, टाइम पीरियड इज 2 पाई अपॉन 2 ओमेगा, दैट इज पाई बाय ओमेगा। नेक्स्ट, तो ये हमने जनरल फंक्शंस देखे। अब वेलोसिटी इन एसएचएम, तो हमें एक्स का फंक्शन गिवन है उसको डिफरेंशिएट कर दें। तो एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा वेलोसिटी आ रहा है v बराबर ओमेगा ए cos ओमेगा t प्लस 5। तो v बराबर ओमेगा ए cos ओमेगा t प्लस 5। गाइस इस cos थीटा को अपन लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और फिर साइन थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हम ये फॉर्मुला ड्राइव कर सकते हैं v एट एक्स इज प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मुला हमें क्या देगा, ये हमें स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन देगा। तो स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन नॉन लीनियरली वेरी कर रही है, वेलोसिटी इज प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हम देख रहे हैं x बराबर 0 पे वेलोसिटी मैक्सिमम आ रही है ओमेगा ए के बराबर, और x बराबर प्लस माइनस ए पे वेलोसिटी 0 आ रही है। तो गाइस एसएचएम में या ऑसिलेटरी मोशन में मीन पोजीशन पे स्पीड मैक्सिमम होगी और एक्सट्रीम पे स्पीड 0 होगी। एसएचएम में मीन पोजीशन पे स्पीड कितनी होगी, ओमेगा ए के बराबर होगी, और स्पीड वेलोसिटी का x के साथ वेरिएशन कैसा होगा, हम याद रखेंगे vx बराबर प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हम लोगों ने देखा। फिर उसके बाद में यदि वेलोसिटी का x के साथ ग्राफ प्लॉट करना है तो फिर उस केस में v बराबर प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को स्क्वायर करके यदि हम रीअरेंज कर रहे हैं तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ रही है v स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बराबर 1। ये एलिप्स की इक्वेशन है, इसलिए हम बोलेंगे वेलोसिटी का जो एक्स के साथ वेरिएशन है पोजीशन के साथ वो एलिप्टिकल है। माइनस ए प्लस ए पे वेलोसिटी 0 है, और एक्स बराबर 0 पे वेलोसिटी ओमेगा है और माइनस ओमेगा है। तो इस तरह से ये वेलोसिटी का वेरिएशन आ रहा है। गाइस एक्सटी है ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, और वेलोसिटी है ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी प्लस 5, कॉस ओमेगा टी प्लस 5। इन दोनों की फेजेस को कंपेयर करने के लिए कॉस थीटा को साइन थीटा में कन्वर्ट करो तो हो जाएगा साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस ओमेगा टी प्लस 5। तो हम बोलेंगे वेलोसिटी और पोजीशन में पाई बाय 2 का फेज डिफरेंस है, वेलोसिटी पाई बाय 2 से लीड कर रही है। दोस्तों जब भी साइन को कोसाइन या कोसाइन को साइन में कन्वर्ट करते हैं तो हमेशा ध्यान रखना है कि जो ओमेगा टी का साइन है वो सेम रहना चाहिए। ओमेगा टी के बाद प्लस है तो प्लस रहना चाहिए, माइनस है तो माइनस रहना चाहिए। तो इसलिए अपन इसको पाई बाय 2 माइनस थीटा नहीं लिखा, कॉस थीटा को पाई बाय 2 माइनस थीटा नहीं लिखा, कॉस थीटा को पाई बाय 2 प्लस थीटा लिखा है अपन ने। तो ये हमारा दोनों के आर्गुमेंट्स में डिफरेंस आ रहा है पाई बाय 2, तो लिख के दिया है द फेज डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड पोजीशन इज पाई बाय 2 रेडियन। तो ग्राफ देख लिया v और x के बीच में, v और x का फंक्शन देख लिया, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू देख ली। अब आ जाते हैं अपन एक्सेलरेशन पे। तो एक्सेलरेशन में एक्चुअली क्या है, एक्सेलरेशन में v को फिर से डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो x है a साइन ओमेगा t प्लस 5, एक बार डिफरेंशिएट किया तो वेलोसिटी ओमेगा ए कॉस ओमेगा t प्लस 5। इसको एक बार और डिफरेंशिएट किया तो एक्सेलरेशन इज dv बाई dt, सो माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा t प्लस 5। तो ये डिफरेंशिएट करने पर आ रहा है माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा t प्लस 5। गाइस a साइन ओमेगा t प्लस 5 को अपन x लिख सकते हैं, तो एक्सेलरेशन आ रहा है माइनस ओमेगा स्क्वायर x, है ना। इसी इक्वेशन को अपन रीअरेंज करके ऐसे लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन को d2x by dt2 लिखे तो ये इक्वेशन आएगी d2x by dt2 प्लस ओमेगा स्क्वायर x बराबर 0। दिस इज हॉलमार्क ऑफ एसएचएम। इस इक्वेशन को हॉलमार्क ऑफ एसएचएम बोलते हैं। ये सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। जो भी वेरिएबल इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सैटिस्फाई करेगा हम बोलेंगे वो वेरिएबल सिंपल हार्मोनिकली फ्लक्चुएट कर रहा है। तो ये इक्वेशन हमें ध्यान रखनी है, d2x by dt2 प्लस ओमेगा स्क्वायर x बराबर 0। यहां पे जो x का कोएफिशिएंट है वो हमारा ओमेगा स्क्वायर है, वहां से टाइम पीरियड आएगा। फॉर एग्जांपल सपोज मैंने आपको इक्वेशन दी कि भाई फॉर एन ऑसिलेटिंग पार्टिकल d2x by dt2 प्लस 16 सेकंड इनवर्स का स्क्वायर प्लस 16x d2x by dt2 प्लस 16x बराबर 0। ये मैंने इक्वेशन दी, है ना। तो ऐसे केस में अपन इसको कंपेयर करेंगे d2x by dt2 प्लस ओमेगा स्क्वायर x बराबर 0। तो कंपैरिजन से आ रहा है हमारे पास में ओमेगा स्क्वायर बराबर 16, यानी कि ओमेगा की वैल्यू आ रही है 4 सेकंड इनवर्स, ऐसा यूनिट्स में वैल्यूज है। तो टाइम पीरियड की वैल्यू आ गई हमारी 2 पाई बाय ओमेगा, यानी कि 2 पाई बाय 4 सेकंड्स। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन से टाइम पीरियड फिक्स हो जाएगा। गिवन ऑसिलेटर कितने एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करेगा वो इस पर डिपेंड करेगा कि अपन कितनी एनर्जी दे रहे हैं, बट गिवन ऑसिलेटर का टाइम पीरियड फिक्स रहेगा इफ मोशन इज सिंपल हार्मोनी। तो एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, हम फॉर्मुला से देख रहे हैं कि एक्सेलरेशन बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो जब एक्स पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आ रहा है, और जब एक्स नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव आ रहा है। गाइस पार्टिकल एक्स बराबर 0 के अबाउट माइनस ए और प्लस ए में ऑसिलेट कर रहा है। तो जब एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, पार्टिकल यहां पर है, एक्स पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आ रहा है, यानी कि इस तरफ आ रहा है। और जब पार्टिकल यहां पर है, एक्स नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि इस तरफ आ रहा है। तो हमेशा ही एक्सेलरेशन जो होगा वो मीन पोजीशन की तरफ डायरेक्टेड होगा, तो इसको अपन रीस्टोरिंग एक्सेलरेशन बोलेंगे। और मीन पोजीशन क्योंकि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, वहां पे एक्सेलरेशन 0 होगा। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। एक्सट्रीम पे एक्सेलरेशन आ रहा है एक्स प्लस माइनस ए होगा, तो एक्सेलरेशन आ रहा है प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर कैपिटल ए। और मीन पे एक्स 0 है तो एक्सेलरेशन 0 होगा।
Alright, so SHM is an oscillatory motion wherein acceleration is proportional to minus x. Acceleration is directly proportional to position and always directed towards mean position. तो ये a का x के साथ ग्राफ भी गिवन है, देखिए a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो ये जो स्लोप होगा ग्राफ का y बराबर mx, तो ये जो स्लोप आ रहा है ग्राफ का tan थीटा स्लोप, ये हमारा माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगा, है ना। तो ये हो गया। अब एक्सेलरेशन का वेलोसिटी के साथ वेरिएशन, तो एक्सेलरेशन है हमारे पास में, एक्सेलरेशन है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स और वेलोसिटी का फंक्शन है वी स्क्वायर बराबर ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहां पे एक्स को एलिमिनेट करिए, एक्स को रख दीजिए ए अपॉन ओमेगा स्क्वायर, ए माइनस ए अपॉन ओमेगा स्क्वायर और रीअरेंज करिए, तो ये हमारा वेलोसिटी का एक्स के साथ वेरिएशन आ जाएगा वी स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर एंड ए स्क्वायर अपॉन ओमेगा 4 ए स्क्वायर होगा, एक्चुअली ओमेगा 4 ए स्क्वायर अपॉन ओमेगा 4 ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल्स 1। तो ए और वी में जो रिलेशनशिप है, या तो आप इसको स्क्वायर करके ऐड कर लीजिए तो भी कैंसिल हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, और यहां पे अपन ऐड करेंगे तो ये ओमेगा 4 नहीं कैंसिल नहीं होगा, सॉरी, तो अपने को एक्स को सब्स्टिट्यूट ही करना पड़ेगा और तब रीअरेंज करेंगे तब ये फंक्शन आएगा। तो एक्सेलरेशन और वी में भी रिलेशनशिप कैसा है, लीनियर एलिप्टिकल रिलेशनशिप है, ए और वी में भी रिलेशनशिप एलिप्टिकल है। और जो एक्स का फंक्शन था ए साइन माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, एक्सेलरेशन का जो फंक्शन था माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, इस एक्सेलरेशन के फंक्शन को माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, इस माइनस साइन को अंदर ले जाके अपन लिख सकते हैं साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5 प्लस पाई। ये एक्सेलरेशन का फंक्शन है। वेलोसिटी का फंक्शन अभी मैंने देखा था ओमेगा ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 प्लस पाई बाई 2, और एक्स का फंक्शन है ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो एक्स से वी का डिफरेंस पाई बाई 2 है, वी से ए का डिफरेंस पाई बाई 2 है, और ए और एक्स में डिफरेंस पाई का है ना। तो इन दोनों का आपस में पाई बाई 2 का डिफरेंस, इन दोनों का पाई बाई 2 का डिफरेंस, और ए और एक्स में पाई का डिफरेंस है, ये हमने लिखा हुआ है इन एसएचएम। द फेज डिफरेंस बिटवीन पोजीशन एंड एक्सेलरेशन इज पाई रेडियन। द फेज डिफरेंस बिटवीन पोजीशन एंड एक्सेलरेशन इज पाई रेडियन एंड बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज पाई बाई 2 रेडियन। तो ये एक्सेलरेशन देखा अपन ने। फिर फोर्स की बात करें तो न्यूटन सेकंड लॉ से F बराबर ma, एक्सेलरेशन को लिखा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो F बराबर माइनस m ओमेगा स्क्वायर एक्स। गाइस m ओमेगा स्क्वायर को क्लब करके अपन ने एक नया कांस्टेंट बोल दिया k, तो F बराबर माइनस के एक्स। तो k की वैल्यू कितनी है, m ओमेगा स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड फोर्स कांस्टेंट। यहां से ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी k अपॉन m अंडर रूट, और टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट m बाई k। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि एसएचएम में जो नेट फोर्स लग रहा होगा वो माइनस एक्स की प्रोपोर्शनलिटी में होगा, यानी कि मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट की प्रोपोर्शनलिटी में होगा, और हमेशा मीन पोजीशन की तरफ डायरेक्टेड होगा, है ना। ये पहली चीज। और दूसरा, फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, प्लस माइनस के ए, एक्स बराबर प्लस ए और माइनस ए पे फोर्स मैक्सिमम होगा, और एक्स बराबर 0 पे फोर्स 0 होगा। ऑलराइट, तो ये फोर्स की वैल्यू देख रहे हैं। और जो फोर्स के एक्सप्रेशन में प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ रहा है एफ बराबर माइनस के एक्स, तो ये जो के है ये एम ओमेगा स्क्वायर के बराबर है, और यहां से ओमेगा की वैल्यू निकालेंगे अपन तो वो आ जाएगी अपनी के अपॉन एम अंडर रूट। तो k अपॉन m अंडर रूट और टाइम पीरियड हो गया 2 पाई अंडर रूट m बाई k। इन एसएचएम नेट फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। तो ये यहाँ पे हमारा फोर्स का हमने ग्राफ बनाया हुआ है, वो ग्राफ भी कैसा आ रहा है, वो ग्राफ भी हमारा x का f के साथ जो आ रहा है वो लीनियर आ रहा है, और ये जो tan थीटा होगा ग्राफ का स्लोप tan थीटा वो हमारा माइनस k के बराबर होगा, f बराबर माइनस के एक्स, तो माइनस k के बराबर होगा। अब यदि फोर्स माइनस के एक्स नहीं होकर माइनस ए एक्स प्लस बी है, वेयर ए इज ग्रेटर देन 0, यदि f की x पे डिपेंडेंस लीनियर है बट और x का कोएफिशिएंट माइनस ए पॉजिटिव है, तो ऐसे केस में मोशन सिंपल हार्मोनिक है। दोस्तों हम बोलेंगे इसको अपन रीअरेंज करें, तो f बराबर माइनस ए एक्स प्लस बी जो लिखा हुआ है, f की वैल्यू लिखी हुई है माइनस ए एक्स प्लस बी, इसमें माइनस ए कॉमन ले लीजिए, तो हो गया x माइनस बी बाई, हो गया x माइनस बी बाई, देखो इस माइनस ए को वापस ले आओ तो माइनस ए एक्स एंड प्लस बी हो गया। तो हम बोलेंगे फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम x बराबर बी बाई। तो मीन पोजीशन क्या है, जहां फोर्स 0 है, यानी कि x बराबर बी बाई। सो दिस इज सिंपल हार्मोनिक मोशन अबाउट x बराबर बी बाई, और टाइम पीरियड के लिए x का कोएफिशिएंट a है, तो ये हमारा k हो गया, x का कोएफिशिएंट a है तो ये k हो गया, k इज m ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा की वैल्यू आ रही है k बाय m अंडर रूट, यानी कि a बाय m अंडर रूट, ये ओमेगा हो गया, और टाइम पीरियड हो गया 2 पाई अंडर रूट m बाय k। तो ऐसे फोर्स x पे लीनियरली डिपेंडेंट है ना, तो ऐसे केस में मोशन सिंपल हार्मोनिक है, और माइनस k से कंपेयर करके हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। टाइम पीरियड ऑफ अ लीनियर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर सिस्टम इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। दोस्तों कोई भी लीनियर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है जो कि स्ट्रेट ट्रैक पे एसएचएम कर रहा है किसी फोर्स के इन्फ्लुएंस में जो कि माइनस के एक्स है, यदि हम उसमें एक एक्स्ट्रा कांस्टेंट फोर्स और लगा दें तो ऐसे में टाइम पीरियड पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, टाइम पीरियड उतना का उतना रहेगा। फॉर एग्जाम्पल हम लोग सब जानते हैं कि स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम जो है, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का टाइम पीरियड जो है वो t बराबर 2 पाई अंडर रूट m बाई के है, ये मैं इंट्रोड्यूस करूंगा अभी। तो ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है जो कि माइनस ए से लेकर प्लस ए के बीच में ऑसिलेट कर रहा है। अब सपोज इसी स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम पे अपन ने एक कांस्टेंट फोर्स और लगा दिया, F0 कांस्टेंट फोर्स और लगा दिया, तो ऐसे में क्या होगा,
मीन पोजीशन चेंज हो जाएगी, मीन पोजीशन चेंज हो जाएगी। अब मीन पोजीशन कहां पे होगी, यहां मीन पोजीशन x बराबर 0 पे थी क्योंकि वहां पे फोर्स 0 था, यहां पे मीन पोजीशन चेंज हो जाएगी, मीन पोजीशन अब हो जाएगी एफ नॉट बराबर के एक्स नॉट। तो एक्स नॉट बराबर एफ नॉट बाई के पे मीन पोजीशन होगी, बट जो टाइम पीरियड है टी उतना का उतना रहेगा, टी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। तो किसी भी लीनियर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर पे एक एडिशनल कांस्टेंट फोर्स लगाओगे या एक से ज्यादा कांस्टेंट फोर्स लगाओगे, टाइम पीरियड पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, केवल मीन पोजीशन चेंज होगी, ये हमें समझना है। तो ये हम लोगों ने पूरा एसएचएम की बेसिक प्रॉपर्टीज और उस पे बेस्ड एग्जांपल्स देखे। नाउ एनर्जी इन एसएचएम, गाइस एनर्जी इन एसएचएम में जो एसोसिएटेड फोर्स है वो माइनस के एक्स के बराबर है, एसएचएम जो हो रहा है माइनस के एक्स के इन्फ्लुएंस हो रहा है। तो टेकिंग यू एट एक्स बराबर 0 टू बी 0, वी हैव यू एट एक्स एनी एक्स इज हाफ के एक्स स्क्वायर। तो u का फंक्शन हाफ के एक्स स्क्वायर है, x को a sin ओमेगा t प्लस 5 लिखे तो हाफ के a स्क्वायर sin स्क्वायर ओमेगा t प्लस 5। तो पोटेंशियल जी हाफ के a स्क्वायर sin स्क्वायर ओमेगा t प्लस 5 या हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर, दैट इज हाफ के एक्स स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर और v को लिखेंगे ओमेगा a cos ओमेगा t प्लस 5, तो हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t प्लस 5, या v स्क्वायर को लिखे अपन ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, व्हिच इज हाफ के a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल एनर्जी आ जाएगी हाफ के ए स्क्वायर। सो दिस टोटल एनर्जी हाफ के ए स्क्वायर इज कॉल्ड एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन। ये एनर्जी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में इंटर कन्वर्ट होती रहेगी। मीन पोजीशन पे टोटल एनर्जी काइनेटिक के फॉर्म में है, पोटेंशियल 0 है, एक्सट्रीम पोजीशन पे टोटल एनर्जी पोटेंशियल के फॉर्म में है, काइनेटिक 0 है, और इन बिटवीन थोड़ा काइनेटिक थोड़ा पोटेंशियल। तो मीन से एक्सट्रीम पे जाते हुए काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट हो रही है, एक्सट्रीम से मीन पे आते वक्त पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट हो रही है, ऐसे लगातार चल रहा है। ओके, यहां पे एक और चीज ध्यान देने वाली है, एक्चुअली हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यदि हम फ्रीक्वेंसी देखें, एक सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है कि हम देख लेते हैं, यस ये वाला। तो यहां पे क्योंकि एनर्जी के फंक्शन में कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर आ रहा है, तो हमें मालूम है कॉस थीटा और साइन थीटा का पीरियड 2 पाई है और कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा का पीरियड पाई है। तो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का पीरियड हाफ है, यानी कि फ्रीक्वेंसी डबल है। तो गाइस यदि एसएचएम की फ्रीक्वेंसी एफ है, यानी कि पार्टिकल जो ऑसिलेट कर रहा है उसके वेरिएशन की पोजीशन के वेरिएशन की फ्रीक्वेंसी एफ है, तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के वेरिएशन की फ्रीक्वेंसी ट्वाइस ऑफ एफ होगी। ट्वाइस ऑफ एफ क्यों होगी, क्योंकि वहां पे कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर की टर्म आ रही है, इसलिए एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी डबल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेंगे। मतलब यदि 1 सेकंड में मोशन की एफ साइकिल्स होंगी तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की 2f साइकिल्स होंगी, ये हम बोल रहे हैं। फिर मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, पोटेंशियल 0 है, एक्सट्रीम पे पोटेंशियल 0 है, मैक्सिमम है, काइनेटिक 0 है, और टोटल एनर्जी कांस्टेंट है। तो गाइस इस ग्राफ में हम आइडेंटिफाई करें, ये टोटल एनर्जी हो गया, मीन पे मैक्सिमम ये वाला ग्राफ काइनेटिक होना चाहिए, तो ये वाला ग्राफ पोटेंशियल एनर्जी का होना चाहिए। तो इस तरह से अपवर्ड पैराबोला ये पोटेंशियल, डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला काइनेटिक, और ये कांस्टेंट ये टोटल एनर्जी होगी। टाइम के टर्म्स में देखें तो टाइम के टर्म्स में एक्चुअली ग्राफ कौन सा होगा वो इस पर डिपेंड करेगा कि अपन एक्स का को किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज मैंने आपको एनर्जी का एक ग्राफ ऐसे बना के दिया, ऐसा ग्राफ बना के दिया है ना, और दूसरा ग्राफ मैंने दिया इस तरह का ग्राफ बना के दिया। अब इनमें से कौन सा काइनेटिक का है कौन सा पोटेंशियल का है, ये टाइम के साथ हमें वेरिएशन गिवन है एनर्जी का। तो इफ एक्स टी इज ए साइन ओमेगा टी, मान लीजिए ये ग्राफ ए है और ये वाला ग्राफ बी है, तो यदि एक्स टी ए साइन ओमेगा टी है तो टी बराबर 0 पे एक्स 0 है, एक्स एट टी बराबर 0 इज 0, सो यू एट टी बराबर 0 इज 0। तो इस केस में टी बराबर 0 पे ए ग्राफ 0 आ रहा है, तो यहां से इंप्लाई कर रहा है कि ए ग्राफ पोटेंशियल एनर्जी का है और बी ग्राफ काइनेटिक एनर्जी का है। बट यही सपोज इफ एक्स टी जो दिया हुआ है वो ए कॉस ओमेगा टी गिवन है, तो एक्स एट टी बराबर 0 हमारा ए आ रहा है, इसका मतलब टी बराबर 0 पे जिस ग्राफ में मैक्सिमम वैल्यू है वो पोटेंशियल एनर्जी है, तो यानी कि बी ग्राफ अब हमारा पोटेंशियल एनर्जी का हो गया और ए ग्राफ काइनेटिक एनर्जी होगा। तो टाइम का जो ग्राफ है वो इस पर डिपेंड करेगा कि एक्चुअली फेस कांस्टेंट कितना है, और मैंने आपको एग्जांपल्स बताया, एक केस में ए पोटेंशियल एनर्जी है बी काइनेटिक एनर्जी, और एक केस में ए काइनेटिक एनर्जी है और बी पोटेंशियल एनर्जी है, ऐसे वो एक्स के फंक्शन पर डिपेंडेंट है। तो ये आपने देख लिया। अब उसके बाद में दोस्तों एक साइकिल में कितनी बार मैक्सिमम एट एक्स इक्वल 0 के इज मैक्सिमम पी इज 0, ये अपने पॉइंट देख लिया। इससे पहले अपन देखें ये सारे पॉइंट्स अपने कवर अप हो गए। अब यूएक्स का फंक्शन हाफ के एक्स स्क्वायर नहीं होके बाय द वे में दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना, यू क्वाड्रेटिक फंक्शन है और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, यानी कि पैराबोला अपवर्ड ओपनिंग है। तो ऐसे केस में मोशन सिंपल हार्मोनिक होगा और अपन टाइम पीरियड निकालना चाहें यू एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो अपन यू एक्स को लिखेंगे यू एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो फोर्स हमारा माइनस डी यू बाई डी एक्स के बराबर, तो हो गया माइनस ऑफ 2ax प्लस बी, दैट इज माइनस 2a x माइनस b बाय 2a। सो मोशन इज SHM about x equals
b by 2a and force constant is 2a. f बराबर माइनस के एक्स से कंपेयर करें तो फोर्स कांस्टेंट इज 2a. सो ओमेगा इज अंडर रूट k by m, so that is 2a by m and time period is 2 pi अंडर रूट m by k, that is m by 2a. तो ये हमने लिख के दिया है कि माइनस बी बाई 2a हमारी मीन पोजीशन होगी. देखिए x बराबर b by 2a ये हमारी मीन पोजीशन होगी. f बराबर माइनस डी बाई डी एक्स, तो 2ax प्लस b, तो ये माइनस 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 2ax एंड माइनस 2ax तो माइनस b, तो यहाँ पे एक्चुअली ये माइनस साइन आएगा जब अपन ने कॉमन लिया है, तो ताकि माइनस माइनस ये माइनस अंदर जाएगा, तो x, सॉरी जस्ट अ मिनट, x माइनस माइनस बी बाई 2a ऊपर कंपेयर कर रहे हैं तो ये आ जाएगा माइनस 2ax माइनस 2ab. तो ये x बराबर माइनस बी बाई 2a के अबाउट SHM है और फोर्स कांस्टेंट 2a बाय फोर्स कांस्टेंट 2a हो गया, तो ओमेगा इतना हो गया, टाइम पीरियड इतना हो गया. यही हमने यहाँ पे लिख के दिया है x नॉट माइनस बी बाई 2a 2a बाय m. तो नेक्स्ट हमारी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की मीन वैल्यूज, एवरेज वैल्यू. तो गाइस हमें मालूम है कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का एक साइकिल में एवरेज हाफ होता है. तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी का टाइम के रेस्पेक्ट में एवरेज लेंगे तो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर दोनों हाफ हो जाएंगे, तो इसलिए ये एवरेज वैल्यू आ जाएगी हमारी 1/4 ka स्क्वायर टाइम एवरेज वैल्यू. बट यदि x के रेस्पेक्ट में एवरेज लेते हैं तो x के रेस्पेक्ट में एवरेज, तो ux है हमारा हाफ kx स्क्वायर और x के रेस्पेक्ट में एवरेज लेना है ux का एवरेज. तो ऐसे में हाफ kx स्क्वायर dx फ्रॉम 0 to x fx dx फ्रॉम 0 to a अपॉन a, तो x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3, तो आ जाएगा 1/6 ka स्क्वायर. तो पोटेंशियल एनर्जी की x के रेस्पेक्ट में जो एवरेज वैल्यू होगी वो 1/6 ka स्क्वायर होगी, और काइनेटिक एनर्जी की x के रेस्पेक्ट में एवरेज वैल्यू निकालनी है. तो आप क्या करो, टोटल एनर्जीज में से u का एवरेज सब्स्टिट्यूट कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, सॉरी. सो दैट इज हाफ ka स्क्वायर माइनस 1/6 ka स्क्वायर, दैट इज 3 - 1 2 2/6, तो ka स्क्वायर बाय 3. तो काइनेटिक एनर्जी का x के साथ एवरेज 1/3 ka स्क्वायर है, पोटेंशियल एनर्जी का x के साथ एवरेज 1/6 ka स्क्वायर है, टाइम के रेस्पेक्ट में दोनों का एवरेज 1/4 ka स्क्वायर है. यही हमने यहां पे लिख के दिया है, टाइम के रेस्पेक्ट में 1/4 ka स्क्वायर और x के रेस्पेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी का 1/6 ka स्क्वायर, 1/6 ka स्क्वायर और काइनेटिक एनर्जी का 1/3 ka स्क्वायर. फ्रीक्वेंसी वाला पॉइंट देख ही चुके हैं. एक और इंपॉर्टेंट चीज, x की कौन सी वैल्यू है जहां पे k और u बराबर है, तो k और u बराबर है तो u एट x बराबर k एट x, तो दोनों वैल्यूज को इक्वेट कर दिया अपन ने. हाफ kx स्क्वायर बराबर हाफ k a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. इसको सॉल्व कर रहे हैं तो x की वैल्यू आ रही है प्लस माइनस a बाई रूट 2. तो ये भी हमारे लिए एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि x बराबर प्लस माइनस a बाई रूट 2 पर हमारी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बराबर होगी. एक साइकिल में कितनी बार बराबर होगी, 0 से a पे जाते वक्त होगी, a से 0 पर आते वक्त होगी, 0 से माइनस a पे जाते वक्त होगी और माइनस a से वापस 0 पर आते वक्त होगी. यानी कि एक साइकिल में 4 बार काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आपस में बराबर होंगे. नेक्स्ट एग्जांपल खत्म हो गया. अब स्टैंडर्ड सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स को देख रहे हैं. तो अभी तक अपन ने एसएचएम का बेसिक इंट्रोडक्शन पूरा देखा, उससे एसोसिएटेड टर्म्स एनर्जी और एसएचएम देख ली. अब अपन बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स की. कुछ सिस्टम्स ऐसे हैं जिनको हम जानते हैं, जिनका टाइम पीरियड का फॉर्मुला हमें मालूम होगा, तो उसको ऑन द स्पॉट डिराइव नहीं करेंगे, उसको डायरेक्टली यूज में लेंगे. तो ऐसे ही जैसे पहला सिस्टम है स्प्रिंग लॉक सिस्टम. गाइस हम मान के चल रहे हैं कि स्प्रिंग हुक्स लॉ ओबे कर रही है, फोर्स माइनस एक्स की प्रोपोर्शनलिटी में, डिफॉर्मेशन की प्रोपोर्शनलिटी में. तो स्प्रिंग लॉक सिस्टम में हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस पे ब्लॉक रखा हुआ है, स्मूथ सरफेस पे ब्लॉक रखा हुआ है. तो मीन पोजीशन, स्प्रिंग रिलैक्स्ड है, कोई फोर्स नहीं लग रहा है, मीन पोजीशन है. यहां से x डिस्प्लेस्ड यदि ब्लॉक है तो फोर्स माइनस kx लगेगा. तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट k हो गया, सो टाइम पीरियड इज 2 पाई √ m/k. तो स्प्रिंग लॉक सिस्टम का स्टैंडर्ड है कि स्प्रिंग लॉक सिस्टम जब केवल स्प्रिंग फोर्स, वेरिएबल फोर्स केवल स्प्रिंग फोर्स है, कांस्टेंट फोर्स और लग सकते हैं, बट वेरिएबल फोर्स यदि केवल स्प्रिंग फोर्स है, तो ऐसे केस में जो टाइम पीरियड होगा वो 2 पाई √ m/k के बराबर होगा. गाइस इसी सिस्टम में यदि मान लीजिए स्प्रिंग लॉक सिस्टम हॉरिजॉन्टल नहीं होकर वर्टिकल है, मान लीजिए इसी स्प्रिंग लॉक सिस्टम की बात करें, ये स्प्रिंग वर्टिकली अटैच्ड है ना. तो ऐसे में इक्विलिब्रियम पोजीशन में, इन इक्विलिब्रियम mg बराबर k y नॉट, y नॉट यदि एक्सटेंशन है तो mg बराबर k y नॉट. तो इक्विलिब्रियम पोजीशन x बराबर 0, y बराबर 0 पे नहीं होगी, y बराबर y नॉट पे होगी, डिफॉर्मेशन y नॉट होगा, बट टाइम पीरियड जो रहेगा वो सेम रहेगा 2 पाई √ m/k. ऐसे मान लीजिए ये वाला सिस्टम है हमारे पास में, जिसमें इंक्लाइन प्लेन पे, स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पे ब्लॉक ऑसिलेट कर रहा है. तो mg sin थीटा एक्स्ट्रा फोर्स आ गया. तो यहां पे इक्विलिब्रियम में, इन इक्विलिब्रियम mg sin थीटा बराबर kx नॉट. तो एक्सटेंशन mg sin थीटा बाई k होगा इक्विलिब्रियम में, बट टाइम पीरियड वही रहेगा. या ये वाला सिस्टम ले लीजिए जिसमें कि एक पुली है स्मूथ और उसके ऊपर से एक ये स्ट्रिंग से अटैच्ड स्ट्रिंग है. तो इस केस में भी जब ये ऑसिलेट करेगा तो सेम टाइम पीरियड 2 पाई √ m/k होगा, है ना. या इसी स्प्रिंग लॉक सिस्टम पे मान लीजिए हम लोगों ने एक, मान लीजिए स्प्रिंग लॉक सिस्टम पे चार्ज है, ब्लॉक पे चार्ज है प्लस q और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E अप्लाई कर रखा है, यूनिफॉर्म, है ना.
तो ऐसे में कांस्टेंट फोर्स QE और आ गया, तो कांस्टेंट फोर्स के आने से केवल इक्विलिब्रियम पोजीशन चेंज होगी, QE बराबर kx नॉट, इक्विलिब्रियम में बस इक्विलिब्रियम पोजीशन चेंज हो रही है, बट टाइम पीरियड अभी भी कितना रहेगा, 2 पाई अंडर रूट m/k रहेगा। हम स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को सपोज माउंटेन पे लेके जाएंगे, कहीं टनल में लेके जाएंगे, कहीं पे भी लेके जाएं, जी में चेंज आएगा, टाइम पीरियड में कोई चेंज नहीं आएगा। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का टाइम पीरियड ग्रेविटी से इंडिपेंडेंट है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू चेंज होगी तो भी टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट m/k ही रहेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं ब्लॉक फ्लोटिंग इन लिक्विड। दोस्तों एक ब्लॉक है तो बॉयंसी फोर्स हमें मालूम है, बॉयंसी फोर्स होता है वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। यदि v वॉल्यूम फ्लूइड का डिस्प्लेस्ड है तो बॉयंसी फोर्स होगा v रो एफ जी, ये बॉयंसी फोर्स होता है जो कि ऊपर की तरफ लगता है। तो जब ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में फ्लोट कर रही है, ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में फ्लोट कर रही है, तो ऐसे में इसकी यदि L लेंथ अंदर सबमर्ज्ड है, L0 इक्विलिब्रियम में, तो A L0 ये सबमर्ज वॉल्यूम हो गया, तो इतना फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ इनटू रो ऑफ फ्लूइड इनटू जी, ये ऑब्जेक्ट के वेट के बराबर है। यहां से डिस्प्लेस करके छोड़ेंगे तो ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा, है ना। और हम प्रूव कर सकते हैं कि मोशन सिंपल हार्मोनिक होगा, टाइम पीरियड कितना होगा 2 पाई अंडर रूट L0 बाई जी। L0 क्या है, L0 जब ये इक्विलिब्रियम में सबमर्ज्ड है तो जितनी लेंथ अंदर डूबी हुई है वो L0 है। तो ये हमारे स्टैंडर्ड सिस्टम है कि कोई क्यूबॉइड है, कोई सिलेंडर है जो कि पानी में फ्लोट कर रहा है, फ्लूइड में फ्लोट कर रहा है, L0 लेंथ उसकी फ्लोटिंग में सबमर्ज्ड है, तो यदि उसको हल्का पुश करके छोड़ेंगे तो ऊपर नीचे वो ऑसिलेट करेगा सिंपल हार्मोनिकली, और टाइम पीरियड कितना होगा 2 पाई अंडर रूट L0 बाई जी होगा, ये हम ध्यान रखेंगे। ऐसे नेक्स्ट है लिक्विड कॉलम। मान लीजिए हमारे पास एक यू शेप की ट्यूब है, ऐसे यू शेप की ट्यूब है, और इस यू शेप की ट्यूब में दोनों तरफ क्रॉस सेक्शन आइडेंटिकल है, यू शेप की ट्यूब है और दोनों तरफ सेम क्रॉस सेक्शन है, और इसमें अपन ने एक फ्लूइड फिल कर रखा है, सपोज अपन एक फ्लूइड फिल कर रखा है, और जो फ्लूइड की टोटल लेंथ है ये हमारी L के बराबर है। पूरी फ्लूइड के कॉलम की जो लेंथ है ये हमारी टोटल L लेंथ है, पूरी फ्लूइड की कॉलम की लेंथ L के बराबर है। तो ऐसे केस में यदि हम इस सिचुएशन में भी इस लिक्विड को डिप्रेस करके छोड़ देंगे, एक कॉलम में थोड़ा डिप्रेस करके छोड़ेंगे, तो ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा। हम प्रूव कर सकते हैं कि इस केस में जो टाइम पीरियड होगा 2 पाई अंडर रूट L/2 अपॉन जी होगा। L क्या है, L इस पूरे कंप्लीट कॉलम की लेंथ है, कंप्लीट कॉलम की, तो अपने को याद रखना है कि टाइम पीरियड कितना होगा 2 पाई अंडर रूट L/2 बाई जी होगा। टाइम की लिमिटेशन की वजह से मैं इसको डिराइव नहीं करा रहा हूं, स्टैंडर्ड सिस्टम का टाइम पीरियड हम नोट करके चल रहे हैं। ऐसे ही पार्टिकल इन अ टनल, तो अर्थ के अंदर एक कॉर्ड या डायमीटर के लॉन्ग टनल है, ये अर्थ है और इसके अंदर सपोज एक डायमीटर के लॉन्ग टनल है, तो ये x बराबर 0 हो गया। यदि पार्टिकल स्मूथ टनल है, पार्टिकल टनल में x दूरी पर है, तो इस पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो लगेगा अंदर x पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का फॉर्मूला ध्यान करो, KQ स्मॉल r अपॉन कैपिटल R क्यूब, तो ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला होगा GMX अपॉन कैपिटल R क्यूब, ये ग्रेविटेशनल फील्ड होगा इनटू m, इतना फोर्स लगेगा। GM बाय R स्क्वायर को अपन स्मॉल g लिख सकते हैं, तो हो गया माइनस mg बाय R इंटू एक्स, इतना फोर्स लगेगा। तो ये प्रोपोर्शनली कांस्टेंट हो गया mg बाय R। टाइम पीरियड इज 2 पाई अंडर रूट m/k, तो टाइम पीरियड आ रहा है 2 पाई अंडर रूट R बाई जी। अर्थ के कॉन्टेक्स्ट में ये स्टैंडर्ड टाइम पीरियड है 84.6 मिनट। तो किसी भी कॉर्ड या डायमीटर के अलॉन्ग हम एक टनल डिक करेंगे स्मूथ, और उसमें एक ऑब्जेक्ट को रिलीज करेंगे, तो ऐसे में पार्टिकल ऑसिलेट SHM करेगा, ये रिजल्ट याद रखना है। और टाइम पीरियड कितना होगा 2 पाई अंडर रूट R बाई जी होगा। अर्थ के कॉन्टेक्स्ट में टाइम पीरियड जो होगा वो 84.6 मिनट या 1.41 आवर्स के बराबर होगा। दोस्तों डायमीटर के लॉन्ग नहीं, कोई भी कॉर्ड ले लो तो उसके लॉन्ग भी होगा, है ना। और एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम जाने तक का टाइम, तो वो आधा ऑसिलेशन होगा T/2, यानी कि 84.6 मिनट का आधा तो 42.3 के बराबर हो जाएगा। तो ये स्टैंडर्ड सिस्टम है, ये भी याद रखना है कि किसी प्लैनेट में जिसको यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर मान रहे हैं, एक टनल कॉर्ड या डायमीटर के लॉन्ग डिक कर दे स्मूथ और उसमें पार्टिकल को छोड़ दे, तो मोशन सिंपल हार्मोनिक है, टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट R बाई जी के बराबर है। नेक्स्ट, ब्लॉक अटैच विद अ मेटल वायर। दोस्तों मेटल वायर में अपने को मालूम है यंग्स मॉडुलस की डेफिनेशन से जो डिफॉर्मेशन आता है, F फोर्स लगाने पे लॉन्गिट्यूडनल जो डिफॉर्मेशन आएगा वो FL अपॉन AY आएगा। इसको अपन कंपेयर करें F/K से, स्प्रिंग फोर्स से, तो यहां से K की वैल्यू आ रही है AY बाय L। तो एक वायर एक स्प्रिंग की तरह एक्ट करेगा जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट AY बाय L है। इस फॉर्मूला को याद मत करो, आपको यंग्स मॉडुलस वाला ये वाला फॉर्मूला याद रहेगा, तो मैं ऑन द स्पॉट कन्वर्ट करने को बोल रहा हूं कि डेल्टा L इज FL अपॉन AY, इसको F/K के इक्वेट करो तो K की वैल्यू आ रही है AY अपॉन L। तो जब भी वायर से ब्लॉक अटैच्ड है तो ऐसे केस में वायर को एक स्प्रिंग की तरह ट्रीट करेंगे, और टाइम पीरियड इज 2 पाई अंडर रूट m/k, K की वैल्यू AY बाय L है, तो ये ऑन द स्पॉट हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये हमारा एक वायर से ब्लॉक अटैच्ड है, उससे ऑसिलेशन का टाइम पीरियड हो गया। ऐसे दोस्तों हमारे पास एक हेमिस्फेरिकल बोल है, स्मूथ कॉनकेव स्मूथ हेमिस्फेरिकल बोल है, उसमें ब्लॉक लोएस्ट पोजीशन पे है, यहां से हल्का सा डिस्प्लेस करके छोड़ेंगे तो फॉर स्मॉल ऑसिलेशंस ये मोशन सिंपल हार्मोनिक होगा, और यहां पे भी जो टाइम पीरियड है वो 2 पाई अंडर रूट R बाई जी के बराबर है। ये भी हम याद रखेंगे कि टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट R बाई जी के बराबर होगा स्मॉल एम्पलीट्यूड के लिए। ऐसे दोस्तों यदि हमारे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में गैस फिल्ड है और ये पिस्टन है इक्विलिब्रियम में, इसका मास m है, ये पिस्टन है, अंदर गैस फिल्ड है,
गैस का प्रेशर P0 है, वॉल्यूम V0 है, और जो इसका एरिया है, पिस्टन का एरिया जो है वो कैपिटल ए के बराबर है ना। तो ऐसे में यदि इस पिस्टन को स्मॉल अमाउंट से नीचे की तरफ पुश करेंगे या बाहर की तरफ पुल करेंगे और छोड़ देंगे तो सब्सिक्वेंट मोशन एसएचएम होगा। बट एसएचएम के लिए स्मॉल एम्पलीट्यूड का होना जरूरी है, क्योंकि डेरिवेशन में मैथमेटिकल अप्रोक्सीमेशन काम आएगा, इसीलिए तो स्मॉल एम्पलीट्यूड का होना जरूरी है ना। तो ऐसे में अब इस पे भी डिपेंड करेगा कि प्रोसेस एडियाबैटिक है, आइसोथर्मल है, या कोई और आइसो आपका पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, वो उस पे भी डिपेंड करेगा। तो जैसे मैं मान लीजिए एडियाबैटिक प्रोसेस लेके कर रहा हूं, तो पिस्टन को स्मॉल अमाउंट एक्स से अंदर डिस्प्लेस्ड कंसीडर किया, तो जो फोर्स आएगा प्रेशर में जितना चेंज है इनटू एरिया, इतना फोर्स आएगा। आप पिस्टन को अंदर दबाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा, तो फोर्स किधर आएगा, ऊपर की तरफ आएगा, तो इसलिए रीस्टोरिंग आ रहा है माइनस डीपी इंटू ए। अब डीपी कैसे निकालोगे फॉर एडियाबैटिक? हमें मालूम है डीपी बाई डीवी इज माइनस गामा पी बाई वी। तो यहां से डीपी इंटू ए, और डीपी की वैल्यू लिख सकते हैं अपन माइनस गामा पी नॉट बाई वी नॉट इंटू डीवी इंटू ए। डीवी को लिखेंगे अपन ए एक्स, अच्छा माइनस साइन भी रहेगा, माइनस गामा पी नॉट बाई वी नॉट डीवी इंटू ए। अब ये डीवी जो है अंदर एक्स से गया है, तो वॉल्यूम में चेंज माइनस ए एक्स का हुआ है, तो हो जाएगा गामा पी नॉट बाई वी नॉट, डीवी हो गया माइनस ए एक्स, बाहर ए, और तो हो गया गामा पी नॉट ए स्क्वायर बाई वी नॉट इंटू एक्स विथ नेगेटिव साइन। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ गया गामा पी नॉट ए स्क्वायर बाई वी नॉट, तो टाइम पीरियड इज 2.2 एम बाई के, तो एम बाई के गामा पी नॉट ए स्क्वायर बाय वी नॉट। तो ये टाइम पीरियड हो गया एडियाबैटिक के लिए। आइसोथर्मल के लिए गामा की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये वाला हो गया। तो आपको यदि बड़ा लग रहा है कि मैं इतनी कैलकुलेशन नहीं कर पाऊंगा, तो अपन एडियाबैटिक का फॉर्मुला याद कर ले, है ना, या फिर ऑन द स्पॉट अपन डिराइव भी कर सकते हैं, जैसे मैंने करके बताया। तो स्मॉल एम्पलीट्यूड के लिए मोशन जो होगा ये सिंपल हार्मोनिक होगा। और क्या स्टैंडर्ड सिस्टम है दोस्तों, हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है जो कि हॉरिजॉन्टली एसएचएम कर रहा है। ये प्लेटफॉर्म है और ये हॉरिजॉन्टली एसएचएम कर रहा है। ये एक्स बराबर 0 लाइन है, ठीक है, ये एक्स बराबर प्लस है और ये एक्स बराबर माइनस है, और इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है जो इसके साथ में ऑसिलेट कर रहा है। तो ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है कि प्लेटफॉर्म को मैक्सिमम कितने एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट कराएं, या मैक्सिमम कितनी फ्रीक्वेंसी रखें, या मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ब्लॉक और प्लेटफॉर्म के बीच में कितना हो कि ब्लॉक इसके ऊपर स्लाइड नहीं करे, है ना। तो प्लेटफॉर्म को कोई एक्सटर्नल मैकेनिज्म ऑसिलेट करा रहा है, एसएचएम करा रहा है। जो ब्लॉक है, ब्लॉक को जनरल एक्स पे कंसिडर करते हैं, ब्लॉक को जनरल एक्स पे अपन कंसिडर करें, तो ब्लॉक को जनरल एक्स पे कंसिडर करने पे हमें मालूम है कि एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर एक्स इस तरफ है, एक्सेलरेशन इस तरफ है, और ब्लॉक पे जो एक्सेलरेशन जनरेट हो रहा है फ्रिक्शन से ही जनरेट हो रहा है, तो फ्रिक्शन एक्चुअली मीन पोजीशन की तरफ ही रहेगा हमेशा। ये ब्लॉक पे फ्रिक्शन दिखाया आपने, तो ब्लॉक के लिए इक्वेशन लिखी, और ब्लॉक फ्रिक्शन इज मास टाइम्स एक्सेलरेशन, दैट इज माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये फ्रिक्शन आ गया। तो एक्स बराबर 0 पे फ्रिक्शन 0 चाहिए, एक्स बराबर प्लस माइनस ए पे फ्रिक्शन मैक्सिमम चाहिए। नो स्लिपिंग के लिए फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है, मैक्सिमम रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रिक्शन कितनी है, एक्स बराबर प्लस माइनस ए पर होगी। वो जो मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है मैग्नीट्यूड, वो हो गया एम ओमेगा स्क्वायर ए, और ये लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होनी चाहिए, म्यू एम जी से कम होनी चाहिए। तो यहां से आ रहा है ओमेगा स्क्वायर ए लेस देन और इक्वल टू म्यू जी। तो हम यहां से ओमेगा मिन बता सकते हैं, एम्पलीट्यूड की मिनिमम वैल्यू बता सकते हैं, ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू बता सकते हैं, एम्पलीट्यूड की मैक्सिमम वैल्यू बता सकते हैं, या म्यू की मिनिमम वैल्यू बता सकते हैं। तो पार्टिकल जब ऑसिलेट, ब्लॉक जब ऑसिलेट कर रहा है, तो फ्रिक्शन लगातार चेंज हो रहा है, 0 से ए और ए से 0 में इधर की तरफ है, 0 से माइनस ए, माइनस से 0 में इस तरफ है, और फ्रिक्शन की वैल्यू रिक्वायरमेंट मैक्सिमम कब होगी, एक्सट्रीम पोजीशन पे, वो म्यू एम जी से छोटी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो वहां से नो स्लिपिंग के लिए हमारे पास कंडीशन आ रही है। तो ये मैंने लिख के दिया है, फ्रिक्शन बराबर एम ए माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, एफ मैक्स एम ओमेगा स्क्वायर ए लेस देन और इक्वल टू म्यू एम जी। ऐसे दोस्तों एक और हमारे पास स्टैंडर्ड सिस्टम है कि वर्टिकल प्लेटफॉर्म है, वर्टिकल प्लेटफॉर्म है, ये y बराबर 0 है और इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है। अभी वर्टिकल लाइन में ये ऑसिलेट कर रहा है, एसएचएम कर रहा है। ये y बराबर a है और ये y बराबर माइनस ए है। तो प्लेटफॉर्म को तो कोई एक्सटर्नल फोर्स ऑसिलेट करा रहा है, एसएचएम करा रहा है, प्लेटफॉर्म के ऊपर जो ब्लॉक है वो नॉर्मल रिएक्शन और एमजी के इन्फ्लुएंस में ऑसिलेट कर रहा है। तो किसी इंटरमीडिएट सिचुएशन में देखें, किसी इंटरमीडिएट सिचुएशन में देखें, तो यहां पे जब ब्लॉक है, तो ब्लॉक केवल ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, ब्लॉक पे नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा है, एमजी नीचे लग रहा है, ब्लॉक का एक्सेलरेशन इस तरफ है, कितना माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। तो अपन इक्वेशन लिखी, एन पॉजिटिव, एम जी नीचे की तरफ माइनस, एन प्लस माइनस एम जी बराबर एम ए माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। तो एन की वैल्यू आ रही है एम जी माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, एन आ रहा है यहां से एम जी माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। तो अपन देख रहे हैं एन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है, एन की मैक्सिमम वैल्यू वाई बराबर माइनस ए पर आएगी, एन मैक्सिमम जी प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई बराबर माइनस ए। एन की मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है, वाई बराबर प्लस ए पर आएगी, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। यदि हमें कॉन्टैक्ट ब्रेक नहीं कराना है, तो जो एन की मिनिमम वैल्यू है ग्रेटर देन 0 रहनी चाहिए, तो जी माइनस ओमेगा स्क्वायर ए ग्रेटर देन 0, तो जी की वैल्यू आ रही है ग्रेटर देन ओमेगा स्क्वायर ए, है ना, जी इज ग्रेटर देन ओमेगा स्क्वायर ए। ये ए एम्पलीट्यूड है,
इसको शॉर्ट में करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो जब लिफ्ट एक्सेलरेट करती है तो यदि ब्रेक ऑफ नहीं हो तो उसके लिए जी इफेक्टिव जी माइनस ए आपका ग्रेटर देन जीरो रहना चाहिए। ब्रेक ऑफ करने के लिए जी इफेक्टिव जी माइनस ए को जीरो कर देते हैं। तो यहां पे ए ओमेगा स्क्वायर कैपिटल ए, तो जी माइनस ओमेगा स्क्वायर कैपिटल ए बराबर जीरो, तो वहां से मैक्सिमम एम्पलीट्यूड या मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आ रहा है ना। तो इस तरह से प्लेटफॉर्म वर्टिकली ऑसिलेट कर रहा है तो नॉर्मल फोर्स कैसे निकालेंगे और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड या मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे वो अपन ने देख लिया। ऐसे ही हमारे पास और क्या सिस्टम है, टू बॉडी ऑसिलेशन। हमारे पास दो ब्लॉक है, अभी तक तो सिंगल ब्लॉक थी, अब दो ब्लॉक है जो कि एक स्प्रिंग से अटैच्ड है और स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखे हुए हैं। के M1 M2 स्मूथ सरफेस है। तो यदि आप स्प्रिंग को डिफॉर्म करके छोड़ दोगे, स्प्रिंग को कंप्रेस करके एक्सटेंड करके छोड़ दोगे, तो दोनों ब्लॉक्स अपनी अपनी मीन पोजीशन के अबाउट सेम फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेंगे। दोनों एक साथ x बराबर प्लस एक्सट्रीम पर जाएंगे, दोनों एक साथ अपनी एक्सट्रीम पर जाएंगे, v1 जीरो हो जाएगा, v2 जीरो हो जाएगा, दोनों एक साथ वापस से मीन पर आएंगे और ऐसे दोनों एक साथ नेगेटिव एक्सट्रीम पर जाएंगे। तो दोनों आपस में साथ साथ ऐसे ऐसे एसएचएम करते रहेंगे और ये हम डिराइव कर सकते हैं कि इसका टाइम पीरियड कितना होगा, 2 पाई इंटू म्यू बाई के, म्यू इज कॉल्ड रिड्यूस मास m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये स्टैंडर्ड सिस्टम में ध्यान रखना है, 2 पाई इंटू m बाई के, म्यू बाई के, म्यू इज m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। दोस्तों दोनों क्योंकि सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर है तो हमेशा ऐसा रहेगा m1 x1 बराबर m2 x2। यदि एक x1 से डिस्प्लेस है दूसरा x2 से डिस्प्लेस है तो m1 x1 बराबर m2 x2 ये आपस में रहेगा। क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट, सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेस नहीं हो रहा है इसलिए। सो दिस इज टू बॉडी ऑसिलेशन, ये हम ध्यान रखेंगे। तो ये स्टैंडर्ड सिस्टम्स हम लोगों ने देखे है ना। ऐसे ही कई बार मान लीजिए जैसे अपने से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सिस्टम गिवन है कि जैसे मान लीजिए यहां पे प्लस क्यू चार्ज है, फिक्स्ड है माइनस ए कॉमा जीरो पे, इधर एक प्लस क्यू चार्ज फिक्स्ड है ए कॉमा जीरो पे और यहां पे प्लस क्यू रखा हुआ है, ये इक्विलिब्रियम में हो गया। अब इसको एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेस करके रिलीज किया है तो हमें प्रूव करना है कि स्मॉल एम्पलीट्यूड के लिए मोशन सिंपल हार्मोनिक है और टाइम पीरियड निकालना है। तो ये स्मॉल क्यू यहाँ पे डिस्प्लेस किया है, तो ये दूरी हो गई x प्लस ए और ये दूरी हो गई a माइनस एक्स। तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हुए नेट फोर्स कितना हो गया, लेफ्ट वाले का फोर्स हो गया k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन x प्लस ए का होल स्क्वायर, राइट वाले का फोर्स हो गया k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन a माइनस एक्स का स्क्वायर। जिधर डिस्प्लेस करते हैं उधर पॉजिटिव लेते हैं, तो कैपिटल क्यू का फोर्स, इस वाले क्यू का फोर्स राइट में लग रहा है पॉजिटिव और इसका लेफ्ट में लग रहा है नेगेटिव, तो ये नेट फोर्स हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करिए एलसीएम लेके, तो क्यू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नीचे एलसीएम आ गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और ऊपर आ रहा है a माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस a प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा माइनस 4ax, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो क्यू क्यू अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट और ये हो गया माइनस ax नीचे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब दोस्तों स्मॉल एम्पलीट्यूड की कंडीशन लगाएंगे तो x बहुत छोटा है, x बहुत छोटा है a की कंपैरिजन, तो एक्स स्क्वायर इग्नोर हो जाएगा। तो ऐसे में ये a4 बचेगा जो एक a कैंसिल हो जाएगा, तो क्यू क्यू अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट a क्यूब इंटू एक्स, ये फोर्स माइनस एक्स की प्रोपोर्शनलिटी में आ गया, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ गया हमारा क्यू क्यू अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट a क्यूब। तो टाइम पीरियड हो गया हमारा 2 पाई अंडर रूट m बाई के, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है क्यू क्यू अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट a क्यूब। तो ये हमने प्रूव कर दिया। और यदि एम्पलीट्यूड स्मॉल नहीं है, यदि एम्पलीट्यूड स्मॉल ए की कंपैरिजन वाला है तो मोशन ऑसिलेटरी है बट एसएचएम नहीं है। एसएचएम तभी होगा जबकि एम्पलीट्यूड स्मॉल होगा, है ना। तो इस तरह से कोई नया सिस्टम गिवन होगा तो प्रूव करने में थोड़ा टाइम लग सकता है। तो यदि आप कंफर्टेबल हो तब तो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, यदि आपको फॉर्मुला नहीं मालूम है तो बेटर अपन छोड़ दें। ऐसे ही अपन मैग्नेटिक फील्ड में वायर्स हो सकते हैं जिनमें करंट फ्लो कर रही है, 3 वायर रखे हुए हैं, बीच वाले वायर को इधर डिस्प्लेस किया छोड़ दिया तो वो ऑसिलेट करेगा, प्रूव कर सकते हैं कि स्मॉल एम्पलीट्यूड के लिए सिंपल हार्मोनिक होगा। यही प्लस क्यू की जगह माइनस क्यू है तो ऊपर डिस्प्लेस करेंगे, यदि एम्पलीट्यूड सिग्निफिकेंट है तब तो ऑसिलेटरी होगा, एसएचएम नहीं होगा, और एम्पलीट्यूड बहुत छोटा है तो वाई एक्सिस के अलोंग एसएचएम होगा। तो इस तरह से स्प्रिंग लॉक सिस्टम और स्टैंडर्ड सिस्टम को अपन ने देखा मोर ओवर सब पे बेस्ड क्वेश्चन आ रहे थे जो अपन ने पढ़ी थी थ्योरी में, तो बस वो एग्जांपल अच्छी तरह से ध्यान रखने अपने को। नाउ कॉम्बिनेशन स्प्रिंग्स, तो जैसे रेजिस्टर्स को कंबाइन करते हैं, जैसे हीट ट्रांसफर में थर्मल रॉड्स को कंबाइन करते हैं, ऐसे हम स्प्रिंग्स को यहाँ पे कंबाइन कर रहे हैं, कैपेसिटर्स को कंबाइन करते हैं, इंडक्टर्स को कंबाइन करते हैं, ऐसे यहाँ पे हम लोग स्प्रिंग्स को कंबाइन कर रहे हैं। तो स्प्रिंग्स के दो कनेक्शन है, एक सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन क्या होगा, एंड टू एंड कनेक्शन होगा, फर्स्ट स्प्रिंग, सेकंड स्प्रिंग, थर्ड स्प्रिंग, बीच में कोई ब्रेक नहीं आएगा, कंटिन्यूटी में स्प्रिंग्स एक के बाद एक कनेक्टेड है तो हम सीरीज कनेक्शन बोलेंगे। सीरीज कनेक्शन में एक तो चीज ये है कि हर स्प्रिंग में टेंशन सेम होगा, हर स्प्रिंग में टेंशन सेम होगा और इंडिविजुअल डिफॉर्मेशंस का सम ओवरऑल डिफॉर्मेशन के बराबर कहलाएगा। सीरीज की प्रॉपर्टी क्या होगी, सीरीज की प्रॉपर्टी होगी, हम बोलेंगे कि एक तो टेंशन सेम है और दूसरा हम बोलेंगे कि सम ऑफ इंडिविजुअल डिफॉर्मेशंस इक्वल्स ओवरऑल डिफॉर्मेशन। सम ऑफ इंडिविजुअल डिफॉर्मेशंस इक्वल्स ओवरऑल डिफॉर्मेशन, मतलब यहां x1 है यहां x2 है तो x1 प्लस x2 ये ओवरऑल डिफॉर्मेशन के बराबर है। अब हम इसको रिप्लेस करना चाह रहे हैं सिंगल स्प्रिंग से, तो सेम डिफॉर्मेशन जनरेट करने पे यदि सेम फोर्स अटैक लग रहा है,
सेम डिफॉर्मेशन जनरेट करने पे यदि अटैच्ड ऑब्जेक्ट पे सेम फोर्स लग रहा है तो हम बोलेंगे एक सिंगल स्प्रिंग इसका इक्विवेलेंट है। तो यहाँ K1x1 टेंशन है, यहाँ K2x2 टेंशन है, ब्लॉक पे K2x2 लग रहा है। यदि सिंगल स्प्रिंग है तो ब्लॉक पे Kx लग रहा है, तो K1x1 बराबर K2x2 बराबर Kx इक्विवेलेंट में, और x कितना है x1 प्लस x2, तो यहां से x1 x2 की वैल्यू इधर डाल देंगे तो हमारा इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट आ जाएगा 1/k बराबर 1/k1 प्लस 1/k2। तो जैसे रेजिस्टर्स पैरेलल में होते हैं ऐसे यहाँ पे इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया 1/k बराबर 1/k1 प्लस 1/k2। दोस्तों यदि n स्प्रिंग्स हैं तो 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस 1/k3 एंड सो ऑन बराबर 1/k। इस समेशन की प्रॉपर्टी है जो सबसे छोटी वैल्यू आएगी इक्विवेलेंट उससे भी छोटा आएगा, है ना। तो सीरीज कनेक्शन में स्प्रिंग कांस्टेंट रिड्यूस हो रहा है, सीरीज कनेक्शन में स्प्रिंग कांस्टेंट रिड्यूस हो रहा है, और यदि n आइडेंटिकल स्प्रिंग्स हैं तो इक्विवेलेंट k/n हो जाएगा। फॉर n आइडेंटिकल स्प्रिंग्स इक्विवेलेंट इज k/n। साथ में एक और पॉइंट अपने को ध्यान रखना है कि स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो जो उसकी जो टोटल लेंथ है वायर की उसके इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी में, स्प्रिंग कांस्टेंट लेंथ ऑफ स्प्रिंग के इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी में। तो मान लीजिए जैसे एक स्प्रिंग है, इसको अपन ने 2 हाफ्स में ब्रेक कर दिया, L/2 L/2 2 हाफ्स में ब्रेक कर दिया, तो दोनों हाफ्स का जो लेंथ है वो आधी हो गई है, तो जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो डबल हो जाएगा, लेंथ के इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी में होगा। ऐसे मान लीजिए एक स्प्रिंग को हम लोगों ने 2 पार्ट्स में ब्रेक किया, सपोज ये जो लेंथ है L1/L2 ये P के बराबर है, L1/L2 P के बराबर है, तो और L1 प्लस L2 ओरिजिनल लेंथ L0 है। अब मुझे देखना है K1 कितना है, K2 कितना है, जो नए पोर्शंस बन रहे हैं K1 कितना है, K2 कितना है, वो अपने को देखना है। तो पहले अपन ये देखेंगे कि जो नए पोर्शंस बने इनकी लेंथ ओरिजिनल स्प्रिंग के कितने टाइम्स है, तो टोटल लेंथ को P/1 रेशो में डिवाइड करना है, तो L1 कितना हो जाएगा P/P+1 इंटू L0, L2 हो जाएगा 1/P+1 इंटू L0। मैंने P/1 रेशो में टोटल लेंथ को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, तो L1 ओरिजिनल लेंथ की K टाइम्स X टाइम्स है, L1 ओरिजिनल लेंथ की X टाइम्स है, तो जो स्प्रिंग कांस्टेंट है 1/X टाइम्स हो जाएगा, यानी कि K/X P/P+1 दैट इज P+1/P टाइम्स K हो जाएगा। ऐसे K2 ये Y टाइम्स है, तो स्प्रिंग कांस्टेंट K/Y हो जाएगा, तो K/1/P+1 दैट इज P+1 टाइम्स K के बराबर हो जाएगा। जैसे स्प्रिंग को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं किसी रेशियो में, तो पहले नई लेंथ ओरिजिनल लेंथ की कितनी टाइम्स वो निकाल लेंगे, सपोज A और B टाइम्स है तो स्प्रिंग कांस्टेंट K/A K/B हो जाएगा। इस तरह से स्प्रिंग कांस्टेंट लेंथ ऑफ स्प्रिंग के इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी में ये हम बोल रहे हैं। पैरेलल कनेक्शन में पहली चीज क्या है कि सारी स्प्रिंग्स में डिफॉर्मेशन सेम आएगा, और इंडिविजुअल डिफॉर्मेशन से जो टेंशन जनरेट हो रहा है वो ऐड होकर टोटल फोर्स लगेगा अटैच्ड ऑब्जेक्ट पे। जैसे यहाँ पे अपन इसको यदि x से पुल करेंगे तो इसमें भी x डिफॉर्मेशन, इसमें भी x डिफॉर्मेशन, तो ब्लॉक पे K1x K2x इतना फोर्स लग रहा है। यहां देखें यदि स्प्रिंग को राइट साइड में x से मूव कराएं तो इधर x कंप्रेशन उधर x एक्सटेंशन, दोनों में सेम डिफॉर्मेशन जनरेट हो रहा है। राइट वाली स्प्रिंग लेफ्ट में फोर्स लगाएगी, लेफ्ट वाली स्प्रिंग भी लेफ्ट में फोर्स लगाएगी, दोनों फोर्सेस ऐड हो रहे हैं। तो पैरेलल कनेक्शन का आइडेंटिफाई करने का ट्रेट क्या है कि हर स्प्रिंग में डिफॉर्मेशन सेम आएगा, हो सकता है किसी में कंप्रेशन हो किसी में एक्सटेंशन हो, बट हर स्प्रिंग में डिफॉर्मेशन सेम आएगा, और इंडिविजुअल टेंशंस का समेशन ओवरऑल फोर्स के बराबर होगा अटैच्ड ऑब्जेक्ट पे। यहां हम डिराइव करेंगे तो K इक्विवेलेंट आएगा K1 प्लस K2 एंड सो ऑन। तो यदि n आइडेंटिकल स्प्रिंग्स हैं तो स्प्रिंग कांस्टेंट Nk हो जाएगा, उधर K/N और इधर Nk हो जाएगा। तो ये अपन ने देख लिया दोस्तों, ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो कि अपन यूज में ले सकते हैं, क्वेश्चंस में याद रखेंगे। पहले अपन ने केवल स्प्रिंग 1 से ऑसिलेट कराया, पहले केवल स्प्रिंग 1 से ऑसिलेट करा रहे हैं, तो टाइम पीरियड जो है वो हमारा T1 आ रहा है 2π√m/K1। अब इसी ब्लॉक को हमने सेकेंड स्प्रिंग K2 से अटैच करके ऑसिलेट कराया, तो टाइम पीरियड 2π√m/K2 आ रहा है। अब मैंने दोनों स्प्रिंग्स को सीरीज में लगा दिया, सीरीज में लगा दिया है ना। इस केस में टाइम पीरियड TS इज 2π√m/K इक्विवेलेंट आएगा, और K इक्विवेलेंट कितना होगा 1/K इक्विवेलेंट इज 1/K1 प्लस 1/K2। यहां से 1/K1 1/K2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो 1/K1 की वैल्यू है T1² 1/K2 वैल्यू है T2² और 1/K की वैल्यू है T सीरीज का स्क्वायर अपॉन 4π²m। तो ये 4π² कैंसिल हो रहा है, और T सीरीज आ रहा है T1² प्लस T2², T सीरीज का स्क्वायर बराबर T1² प्लस T2²। तो इस तरह से हमने प्रूव किया, आप रिजल्ट को याद भी कर सकते हो। पैरेलल में T पैरेलल इज 2π√m/K इक्विवेलेंट फिर से, एंड K इक्विवेलेंट इज K1 प्लस K2। आप K1 K2 की वैल्यूज डालेंगे तो ये आ जाएगा अपना 1/T पैरेलल का स्क्वायर बराबर 1/T1 का स्क्वायर प्लस 1/T2 का स्क्वायर। तो दोनों स्प्रिंग्स को सीरीज में कनेक्ट करके फिर ऑसिलेट करा रहे हैं, तो T² बराबर T1² प्लस T2², और पैरेलल में कनेक्ट करके फिर ऑसिलेट करा रहे हैं, तो 1/T² बराबर 1/T1² प्लस 1/T2। प्रूव भी कर लिया, अब रिजल्ट को याद भी कर सकते हैं, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। तो ये हमने बेसिक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का देख लिया कि स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम मतलब पूरे डिफरेंट जो तरह के सिस्टम्स होते हैं उनके टाइम पीरियड के साथ कैसे डील करेंगे, अपन ने देखा। टू बॉडी ऑसिलेशंस पे भी देखा। अब अपन एंगुलर एसएचएम की बात कर रहे हैं कि एंगुलर एसएचएम को कैसे डील करेंगे। तो एंगुलर एसएचएम में
बॉडी एक एक्सटेंडेड बॉडी होगी और किसी एक्सिस के अबाउट कंस्ट्रेंड होगी रोटेट करने के लिए, और रोटेट करते हुए ऑसिलेट कर रही होगी, रोटेट करते हुए ऑसिलेट कर रही होगी। तो जब बॉडी रोटेट करते हुए ऑसिलेट कर रही है तो वो हमारा एंगुलर एसएचएम की कैटेगरी में आएगा, है ना। तो शुरुआत से देखें तो एंगुलर एसएचएम में बॉडी एक पॉइंट पे हिंज्ड है, किसी एक्सिस पे हिंज्ड है, एक इक्विलिब्रियम ओरिएंटेशन एग्जिस्ट कर रहा है जिसमें कि बॉडी पे नेट टॉर्क 0 है, और वहां से यदि हम डिस्प्लेस करके रिलीज कर रहे हैं तो सब्सिक्वेंटली बॉडी रोटेट करते हुए ऑसिलेट कर रही है, हम बोलेंगे मोशन सिंपल हार्मोनिक है यदि नेट टॉर्क एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के नेगेटिव की प्रोपोर्शनलिटी में है। यदि टॉर्क हमारा माइनस थीटा की प्रोपोर्शनलिटी में है, टॉर्क हमारा बॉडी पे जो टॉर्क लग रहा है वो माइनस के थीटा है, तो हम बोलेंगे मोशन एसएचएम है ना। तो टॉर्क माइनस के थीटा के बराबर है, या थीटा जो है वो हमारा टाइम के साथ साइनसॉइडल वेरी कर रहा है, थीटा नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई, इस तरह से। तो एंगुलर एसएचएम में बॉडी पे जो नेट टॉर्क लग रहा होगा वो माइनस थीटा की प्रोपोर्शनलिटी में होगा। जो एंगुलर पोजीशन है इक्विलिब्रियम ओरिएंटेशन के रिस्पेक्ट में, जो पोजीशन है किसी मोमेंट पे थीटा, वो टाइम के साथ साइन या कोसाइन फंक्शन की फॉर्म में वेरी कर रही है, तो हम बोलेंगे मोशन जो है वो हमारा एसएचएम है। ओके, तो हम एसएचएम एंगुलर एसएचएम के फॉर्मुलास को कैसे जनरेट कर सकते हैं। देखिए यहां पे क्या रहेगा, एक्स का एनालॉग जो है वो हमारा थीटा रहेगा, जो एम्पलीट्यूड का एनालॉग है वो थीटा नॉट रहेगा, मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जो v का एनालॉग है वो एंगुलर स्पीड रहेगी डी थीटा बाई dt, जिसको अपन ओम लिखेंगे क्योंकि ओमेगा ऑलरेडी एंगुलर फ्रीक्वेंसी के लिए रिजर्व है, तो ओम डी थीटा बाई dt। और जो एक्सेलरेशन है वो हमारा अल्फा डी ओमेगा बाई dt, एंगुलर लीनियर एक्सेलरेशन की जगह अल्फा आ जाएगा, और जो फोर्स है उसकी जगह टॉर्क आएगा, मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, अकॉर्डिंगली अपन सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो जैसे x का फॉर्मुला है a sin ओमेगा t प्लस पाई, तो थीटा का फॉर्मुला जाएगा थीटा बराबर थीटा नॉट sin ओमेगा t प्लस, v का फॉर्मुला है ओमेगा a cos ओमेगा t प्लस पाई, तो ओम का फॉर्मुला होगा ओमेगा थीटा नॉट cos ओमेगा t प्लस पाई। एक्सेल वेलोसिटी x के टर्म्स में ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो ओम बराबर ओमेगा अंडर रूट थीटा नॉट स्क्वायर माइनस थीटा स्क्वायर, एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर x, तो अल्फा माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, d2 थीटा बाई dt2 प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा बराबर 0। तो एट एनी थीटा इज माइनस आई ओमेगा स्क्वायर थीटा माइनस के थीटा। ओमेगा के बाय एम है, के की जगह हो जाएगा के बाय एम की जगह के बाय आई, टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट एम बाय के, तो वहां पे होगा 2 पाई अंडर रूट आई बाय के। पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर, तो एक्स की जगह थीटा तो हाफ के थीटा स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो अब होगी हाफ के थीटा नॉट स्क्वायर माइनस थीटा स्क्वायर। टोटल एनर्जी हाफ के ए स्क्वायर, अब होगी हाफ के थीटा नॉट स्क्वायर। तो गाइस ऐसे लीनियर एसएचएम के फॉर्मुला में अप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूशन से अपन एंगुलर एसएचएम के फॉर्मुला डिराइव कर सकते हैं। ध्यान रहे जब बॉडी रोटेशनल मोशन करते हुए एसएचएम कर रही है तो बॉडी पे जितने भी पॉइंट्स है अदर देन दोस ऑन एक्सिस वो सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, उन सर्कल्स के सेंटर एक्सिस पे लोकेटेड है, और सारे पार्टिकल्स के लिए एंगुलर स्पीड, एंगुलर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कॉमन रहेगा। लीनियर स्पीड ओम इनटू आर होगी, लीनियर एक्सेलरेशन में रेडियल एक्सेलरेशन ओम स्क्वायर आर, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अल्फा आर होगा। तो इस तरह से हम रिलेट करके करेंगे। अब आ जाते हैं सिंपल पेंडुलम पे। गाइस एक मासलेस इनएक्सटेंसिबल थ्रेड है या रोप है या कॉर्ड है, और उससे एक स्मॉल स्फीयर अटैच कर रखा है जिसकी रेडियस ब्रॉड थ्रेड की लेंथ की कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है, तो हम बोलेंगे सिंपल पेंडुलम है। सिंपल पेंडुलम में एक मासलेस इनएक्सटेंसिबल थ्रेड है जिससे एक स्मॉल रेडियस का स्फीयर अटैच कर रखा है, स्फीयर की जो रेडियस है वो लेंथ की कंपैरिजन में बहुत नेग्लिजिबल है, इस सिस्टम को हम बोलेंगे सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम इक्विलिब्रियम में हैंग कर रहा है, सीधा स्ट्रेट, mg नीचे लग रहा है, सस्पेंशन पॉइंट से पास हो रहा है, टॉर्क 0 है। यहां से थीटा से डिस्प्लेस कंसीडर करेंगे, तो थीटा से डिस्प्लेस कंसीडर कर रहे हैं तो mg साइन इधर आ रहा है, mg cos थीटा इधर आ रहा है, तो जो टॉर्क आ रहा है हम देख रहे हैं, आप चाहो तो टॉर्क को f इंटू आर परपेंडिकुलर से लिख लो या r इंटू एफ परपेंडिकुलर से लिख लो, तो r l है और l के नॉर्मल जो f परपेंडिकुलर वो mg साइन थीटा है, mg साइन थीटा इंटू l। हमने डिस्प्लेस्ड क्लॉकवाइज किया, एंटी क्लॉकवाइज किया, और टॉर्क क्लॉकवाइज आ रहा है इसलिए माइनस साइन आ गया, तो टॉर्क रिस्टोरिंग है बट माइनस थीटा की प्रोपोर्शनलिटी में नहीं है। तो अब हमें यहाँ पे स्मॉल एम्पलीट्यूड का कंस्ट्रेंट लेना पड़ेगा कि भाई एंगुलर एम्पलीट्यूड स्मॉल है तो साइन थीटा स्मॉल है, तो ये हो गया माइनस mgl थीटा। तो हम बोलेंगे फॉर स्मॉल एम्पलीट्यूड मोशन इज अप्रोक्सीमेटली सिंपल हार्मोनिक फॉर अ सिंपल पेंडुलम। और टाइम पीरियड आ गया हमारा, ये k की वैल्यू आ गई, सो टाइम पीरियड इज 2 पाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर अपॉन k mgl, तो टाइम पीरियड आ रहा है 2 पाई अंडर रूट l बाई g। तो फॉर अ सिंपल पेंडुलम और स्मॉल एंगुलर एम्पलीट्यूड मोशन इज अप्रोक्सीमेटली सिंपल हार्मोनिक। ये स्मॉल एम्पलीट्यूड की कंडीशन कब तक चलती है? 15 डिग्री तक अपन रफली ले लेते हैं कि मोशन सिंपल हार्मोनिक है, साइन थीटा को थीटा से रिप्लेस कर देते हैं। यदि साइन 15 डिग्री को 15 पाई बाय 180 रेडियन में अपन इक्वेट करेंगे तो ऐसे केस में जो एरर आएगी वो 1% की आएगी। तो अप टू 15 डिग्रीज को हम साइन थीटा बराबर अप्रोक्सीमेटली थीटा इन रेडियंस कर देते हैं। राइट, तो तब तक के लिए मोशन सिंपल हार्मोनिक। अब देखो सिंपल हार्मोनिक मोशन खास बात क्या है, तो विद इन 15 डिग्री स्मॉल एम्पलीट्यूड के लिए अपन 1 डिग्री से पेंडुलम को ऑसिलेट कराएं या 3 डिग्री से पेंडुलम को ऑसिलेट कराएं, टाइम पीरियड सेम होगा। बट 15 डिग्री के बियॉन्ड जब मोशन ऑसिलेटरी है बट सिंपल हार्मोनिक नहीं है, यदि आप 30 डिग्री से ऑसिलेट करा रहे हो और एक 45 डिग्री से ऑसिलेट करा रहे हो, दोनों केसेस में टाइम पीरियड अलग अलग आएगा, क्योंकि अब टाइम पीरियड एम्पलीट्यूड डिपेंडेंट होगा। केवल सिंपल हार्मोनिक मोशन में ही टाइम पीरियड एम्पलीट्यूड से इंडिपेंडेंट होता है। तो गाइस हमारे लिए स्टैंडर्ड फैक्ट हो गया कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना होगा, 2 पाई अंडर रूट l बाई g के बराबर होगा। ये अप्रोक्सीमेटली सिंपल हार्मोनिक मोशन है, एग्जैक्ट सिंपल हार्मोनिक नहीं है। कब ट्रू होगा? जबकि एंगुलर एम्पलीट्यूड स्मॉल है, 15 डिग्री के अंदर अंदर है, तो 2 पाई अंडर रूट l बाई g ये हमारा टाइम पीरियड हो गया। उसके बाद में अब
ऐसी सिचुएशन होगी, मान लीजिए स्फीयर की रेडियस भी गिवन है, तो ऐसे में सेंटर ऑफ मास से दूरी लेंगे, तो L प्लस आर ले लेंगे अपन। कितना दूरी ले लेंगे? L प्लस आर ले लेंगे। तो एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, मैं देखता हूं यहां पे अपने डिस्क्रिप्शन में लिया है क्या, नहीं लिया। तो एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन क्या है कि आपने सिंपल पेंडुलम में, आपके पास स्फीयर है, सिंपल पेंडुलम का जो बॉब है, स्फीयर है, उसके अंदर वाटर फिल कर रखा है और अब इसको ऑसिलेट करा रहे हो, है ना? तो हमें सेंटर ऑफ मास की दूरी लेनी है, तो अभी हो जाएगी L प्लस आर, ये कंप्लीटली फिल्ड है। अब इसमें एक होल कर दिया अपन ने, होल कर दिया, तो होल कर दिया तो उस केस में क्या होगा, होल की वजह से इसमें से पानी धीरे धीरे लीक होने लगेगा, क्योंकि अपन ने होल कर दिया है तो पानी धीरे धीरे लीक होने लगेगा। तो पानी धीरे धीरे लीक होगा, तो हमें देखना है टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट है। यहां पे होल है, पानी अब लीक स्टार्ट हो रहा है, तो शुरू में पूरा भरा हुआ है और फाइनली पूरा खाली कर देते हैं। जब पूरा भरा हुआ है तो सेंटर ऑफ मास यहां पे कंप्लीटली फिल्ड, कंप्लीटली फिल्ड, और कंप्लीटली एम्प्टी है तो भी सेंटर ऑफ मास सेंटर पर है, यानी कि इनिशियल और फाइनल लेंथ सेम है, तो टी इनिशियल और टी फाइनल आपस में बराबर है, टी इनिशियल और टी फाइनल आपस में बराबर है। और इन बिटवीन क्या होगा, पानी जैसे से खाली होगा तो पानी का सेंटर ऑफ मास नीचे मूव करेगा, तो कंबाइंड सेंटर ऑफ मास भी नीचे मूव करेगा। कंबाइंड सेंटर ऑफ मास नीचे मूव करेगा तो लेंथ बढ़ेगी, शुरुआत में लेंथ इफेक्टिव बढ़ेगी, लेंथ इफेक्टिव बढ़ेगी तो टाइम पीरियड भी बढ़ेगा। बट जब पानी एक लिमिट के बियॉन्ड खाली होने लगेगा, ऐसे केस में पानी का सेंटर ऑफ मास, पानी का मास बहुत कम है, तो इसलिए सेंटर ऑफ मास वापस बॉब के सेंटर की तरफ राइज करने लगेगा, तो बाद में एल इफेक्टिव कम होने लगेगी तो टाइम पीरियड भी कम होने लगेगा। तो क्या हो रहा है, ओवरऑल क्या होगा, पहले टाइम पीरियड बढ़ेगा, मैक्स होगा और फिर वापस से रीस्टोर हो जाएगा। इनिशियली फर्स्ट टाइम पीरियड इंक्रीजेस, बिकम्स मैक्सिमम एंड देन डिक्रीजेस बैक टू नॉर्मल वैल्यू। हम क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड फर्स्ट इंक्रीजेस, टी फर्स्ट इंक्रीजेस, बिकम्स मैक्सिमम एंड देन अगेन डिक्रीजेस टू इनिशियल वैल्यू। क्यों? क्योंकि लेंथ पहले बढ़ रही है और मैक्सिमम हो रही है और फिर वापस से कम हो रही है। तो ये हमारा सिस्टम हो गया। अब मान लीजिए 2-3 पेंडुलम दे रखे हैं, एक में पूरे में वाटर फील्ड है, एक में केरोसिन फील्ड है, एक में सैंड फील्ड है, और हमें टाइम पीरियड पूछा है, तो क्योंकि हमें केवल सेंटर ऑफ मास की दूरी देखनी है, अंदर क्या भरा हुआ उससे मतलब नहीं है, तो तीनों केसेस में टाइम पीरियड सेम है ना। तो टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का 2π√L/G अपन ने देख लिया। भाई सिंपल पेंडुलम को अपन लीनियर पेंडुलम, लीनियर एसएचएम में भी अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। लीनियर एसएचएम की तरफ देखें तो लीनियर एसएचएम में हम बोलेंगे कि mg sin थीटा जो है वो हमारा रीस्टोरिंग फोर्स हो गया। mg sin थीटा, थीटा स्मॉल है तो इसको -mg थीटा लिख सकते हैं, और थीटा को अपन x बाय, ये x ले लें तो x बाय l लिख सकते हैं, और फिर टाइम पीरियड 2π/m किया जाएगा। तो लीनियर एसएचएम, हम सिंपल पेंडुलम को लीनियर एसएचएम की तरफ भी देख सकते हैं, क्योंकि ये कर्व ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन हो जाएगा स्मॉल एम्पलीट्यूड के लिए, और लीनियर एम्पलीट्यूड और एंगुलर एम्पलीट्यूड में रिलेशन हो जाएगा a बराबर l थीटा नॉट, a बराबर l थीटा नॉट। ऐसी मैक्सिमम स्पीड और मैक्सिमम एंगुलर स्पीड में रिलेशन हो जाएगा Vmax इज Vmax into L, है ना। तो कई बार अपने को ये भी जरूरत होती है, तो ये अपने समझ लिया। अब हमारा कहना है, यदि एक सिंपल पेंडुलम पे एक कांस्टेंट फोर्स लगा देंगे गाइस, जैसे लीनियर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का टाइम पीरियड जो होता है वो कांस्टेंट फोर्स से इन्फ्लुएंस नहीं होता, ऐसे एंगुलर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का टाइम पीरियड कांस्टेंट टॉर्क से अफेक्ट नहीं होता। यदि कांस्टेंट टॉर्क लग रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट वेरिएबल टॉर्क लग रहा है तो टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा, है ना। तो जब किसी सिंपल पेंडुलम पे कांस्टेंट फोर्स लगाएंगे तो फोर्स कांस्टेंट है बट उसका टॉर्क वेरिएबल होगा, तो टाइम पीरियड पे इफेक्ट आएगा। तो जब कांस्टेंट फोर्स F वेक्टर लग रहा है तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, हम G इफेक्टिव निकाल लेंगे। दोस्तों एक तो mg फोर्स लग रहा है, एक कांस्टेंट फोर्स F लग रहा है, बराबर mg इफेक्टिव, तो G इफेक्टिव की वैल्यू हो जाएगी G वेक्टर प्लस F वेक्टर अपॉन G वेक्टर प्लस F वेक्टर अपॉन M। हम टाइम पीरियड के लिए T बराबर 2π/L/G इफेक्टिव काम में लेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए एक सिंपल पेंडुलम है और हमारे पास एक बॉब है, सिंपल पेंडुलम है, और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पे चार्ज प्लस Q है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड डाउन लगा रखा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फोर्स QE लगेगा, तो mg भी नीचे है, QE भी नीचे है, तो G इफेक्टिव G प्लस QE बाय M हो जाएगा। और यही मान लीजिए हमारा सिंपल पेंडुलम है, इस पे चार्ज पॉजिटिव है बट हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप अप्लाई किया हुआ है, स्ट्रिंग स्लैक नहीं हो रही, ये इंश्योर कर रहे हैं, तो mg नीचे लग रहा है, QE ऊपर लग रहा है, तो G इफेक्टिव G माइनस QE बाय M हो जाएगा। और यही हमारा सिंपल पेंडुलम जो है, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल है, ऐसे में इक्विलिब्रियम में सिंपल पेंडुलम किसी एंगल फाई नॉट पे होगा, और इस फाई नॉट एंगल पे अराउंड ये ऑसिलेट करेगा, ये ऐसे ऑसिलेट करेगा। इक्विलिब्रियम पोजीशन इसकी वर्टिकल नहीं है, ऐसे है, तो ये इसके अराउंड ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा। ये tan phi इक्विलिब्रियम में कितना होगा, ये tan phi इक्विलिब्रियम में हो जाएगा tan phi इज QE अपॉन mg। इस पोजीशन क्या ऑसिलेट करेगा, और जो G इफेक्टिव है वो जाएगा mg वेक्टर प्लस F वेक्टर अपॉन M, और mg वेक्टर और F वेक्टर 90 डिग्री पर है, तो G इफेक्टिव हो जाएगा G स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर E स्क्वायर अपॉन M स्क्वायर। तो ऐसे जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड से फोर्स आ रहा है और उससे हम G इफेक्टिव निकालेंगे।
ऐसे दोस्तों पेंडुलम को हम लोग वाटर के अंदर किसी फ्लूइड के अंदर ऑसिलेट करा रहे हैं, रेजिस्टिव फोर्स को इग्नोर कर रहे हैं, केवल बॉयंसी फोर्स इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। तो ऐसे में mg लग रहा है और बॉयंसी ऊपर लग रहा है, कंप्लीटली सबमर्ज्ड है। तो हमने फ्लूइड्स में पढ़ा, नहीं पढ़ा तो मैं रिकॉल करा रहा हूं कि भाई बॉयंसी जब कंप्लीटली सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट होती है तो उस केस में mg और बॉयंसी का रिजल्टेंट हो जाता है mg 1 माइनस रो एफ बाय रो बी। इसको याद करेंगे, g इफेक्टिव g 1 माइनस रो एफ बाय रो बी होगा। तो g इफेक्टिव g 1 माइनस रो एफ बाय रो बी होगा। इसको टाइम पीरियड में यूज में लेंगे 2 पाई अंडर रूट l बाय g इफेक्टिव g 1 माइनस रो एफ बाय रो बी। ऐसे ही यदि सिंपल पेंडुलम को एक एक्सीलरेटिंग कार के अंदर रख के ऑसिलेट करा रहे हो, लटका के ऑसिलेट करा रहे हो, तो जी इफेक्टिव जो होगा एक्सीलरेटिंग फ्रेम में ग्राउंड से अपने को एसएचएम या ऑसिलेशन नहीं दिखेगा। समझो मैं रूम में हूं और ये रूम खुद एक्सीलरेट कर रहा है, तो ऐसे केस में आपको ग्राउंड फ्रेम में ऑसिलेशन नहीं दिखेगा क्योंकि वो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट लगातार आगे बढ़ रहा है। आपको जो ऑसिलेशन दिखेगा एक्सीलरेटिंग फ्रेम के अंदर आके दिखेगा। बट क्योंकि आप एक्सीलरेटिंग फ्रेम के अंदर काम कर रहे हो तो पहले आपको स्यूडो फोर्स इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। और हमें मालूम है यदि हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस ए नॉट एक्सीलरेशन से मूव कर रहा हो तो स्यूडो फोर्स माइनस एम ए नॉट वेक्टर होता है। तो यदि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो स्यूडो फोर्स कांस्टेंट हो गया, तो फिर जी इफेक्टिव हो गया mg वेक्टर प्लस स्यूडो फोर्स व्हिच इज माइनस एम ए नॉट वेक्टर अपॉन m, दैट इज g वेक्टर माइनस ए नॉट वेक्टर। तो जी इफेक्टिव हो गया g वेक्टर माइनस a वेक्टर। अब यदि g और a सेम डायरेक्शन में है, यानी कि लिफ्ट है और लिफ्ट जो है हमारी अपवर्ड एक्सेलरेट कर रही है, लिफ्ट अपवर्ड एक्सेलरेट कर रही है, तो एक्सेलरेशन अप है ना, तो ऐसे केस में जी इफेक्टिव हो जाएगा g प्लस ए नॉट। यदि एक्सेलरेशन अप है तो जी इफेक्टिव है g प्लस ए, यदि एक्सेलरेशन डाउन है तो जी इफेक्टिव हो जाएगा g माइनस ए, और एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल है तो जी इफेक्टिव हो जाएगा g स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट, और अकॉर्डिंगली हमारा टाइम पीरियड आएगा। और यदि हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन है तो जैसा मैंने अभी इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में बताया था, पेंडुलम किसी फाई नॉट पे इक्विलिब्रियम में होगा tan थीटा बराबर a बाय g पे, और उसके अबाउट ऐसे ऐसे ऑसिलेटरी मोशन। पहले जी इफेक्टिव निकालना है और जी इफेक्टिव को वहां पे यूज में लेना है। ठीक है, तो ये अपने देख लिया। यदि हमारा पेंडुलम इंक्लाइन प्लेन पर है, ये एक्चुअली ये वाली इस वाली फिगर के लिए जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट, तो ये थीटा नॉट जो है tan थीटा नॉट इज a बाय g, इस इक्विलिब्रियम पोजीशन के अराउंड ये दोनों तरफ ऑसिलेट करूंगा। यदि एक पेंडुलम हमारी कार के अंदर है जो कि इंक्लाइन प्लेन पे फ्रीली मूव कर रही है, इंक्लाइन प्लेन पे फ्रीली मूव कर रही है, तो ये इंक्लाइन प्लेन है और एक कार है और इस पे पेंडुलम हैंग कर रहा है। तो दोस्तों इस केस में जी इफेक्टिव अपने को देखना है, और ये कार जी साइन थीटा से नीचे आ रही है, फ्रीली इंक्लाइन प्लेन पे आ रही है, मतलब जी साइन थीटा से। तो इस केस में जी इफेक्टिव देखें तो इस केस में जो जी इफेक्टिव है, जी इफेक्टिव इज जी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो जी इफेक्टिव वेक्टर, तो जी वेक्टर है गाइस नीचे की तरफ और माइनस ए वेक्टर है इस तरफ, है ना। तो जी इफेक्टिव को, जी को ब्रेक कर लो, ये हो गया जी कॉस थीटा, ये हो गया जी कॉस थीटा, जी कॉस थीटा, ये हो गया जी साइन थीटा। मैंने जी वेक्टर को ऐसे ब्रेक कर लिया, जी साइन थीटा, और जो माइनस ए की वैल्यू जी साइन थीटा है, तो ये दोनों वेक्टर्स बराबर है, जी साइन थीटा जी साइन थीटा, तो ये कैंसिल हो गए। तो जो जी इफेक्टिव इस केस में आ रहा है वो जी कॉस थीटा के बराबर आ रहा है इक्विलिब्रियम इंक्लाइन के नॉर्मल। तो जी इफेक्टिव इंक्लाइन के नॉर्मल आ रहा है, तो पेंडुलम इक्विलिब्रियम में इंक्लाइन के नॉर्मल ऐसे पॉइंट कर रहा होगा, पेंडुलम ऐसे पॉइंट कर रहा होगा क्योंकि जी इफेक्टिव इस डायरेक्शन में आ रहा है, और इसके अराउंड ऐसे ऑसिलेट करेगा। जी इफेक्टिव जी कॉस थीटा है तो टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी कॉस थीटा हो जाएगा। इस केस में टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी कॉस थीटा हो जाएगा। ये भी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, जिधर जी इफेक्टिव आएगा वो उस लाइन के अराउंड इक्विलिब्रियम होगा और उसके दोनों तरफ ऑसिलेट करेगा, है ना। तो ये अपने इंक्लाइन प्लेन पे देख लिया। इन केस हमारी लिफ्ट फ्रीली फॉल कर रही है तो जी इफेक्टिव 0 हो जाएगा, तो ऐसे केस में स्ट्रिंग टॉट ही नहीं रहेगी, पेंडुलम ऑसिलेट नहीं करेगा। दोस्तों और पेंडुलम के केस में हम देखें, पेंडुलम के केस में मान लीजिए हमने इस तरह की सिचुएशन है कि हमारा सिंपल पेंडुलम है, हमने यहां प्लस Q1 चार्ज रखा हुआ है, सस्पेंशन पॉइंट पे Q2 चार्ज है और इस पेंडुलम को हम ऑसिलेट करा रहे हैं। तो ऐसे केस में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो हमेशा, क्योंकि स्ट्रिंग की लेंथ के अलोंग लग रहा है, ए Q1 Q2 अपॉन एल स्क्वायर स्ट्रिंग की लेंथ के अलोंग लग रहा है, तो टॉर्क ऑफ एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इज 0, तो T रिमेन्स अनअफेक्टेड, टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही मान लीजिए हमने यहां पे ये स्ट्रिंग है, ये पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के नॉर्मल यूनिफॉर्म अप्लाई कर रखा है और इस पे चार्ज प्लस Q। ओके, तो जब ये पेंडुलम ऑसिलेट करेगा, मान लीजिए इसकी वेलोसिटी इस तरफ है पेंडुलम की, तो ऐसे केस में मैग्नेटिक फोर्स Q V क्रॉस B, मैग्नेटिक फोर्स या तो बाहर की तरफ आएगा या अंदर की तरफ आएगा। अगेन ये टॉर्क में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, मैग्नेटिक फोर्स, सिंस मैग्नेटिक फोर्स इज अलोंग द लेंथ of pendulum, so torque is 0, torque of magnetic force is 0, hence T remains unaffected। इस केस में भी टाइम पीरियड पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, है ना। ऐसे ही दोस्तों जैसे हम
जी का अपने मालूम है, जी इफेक्टिव अपने मालूम है कि अर्थ से एच हाइट के ऊपर जाते हैं, एट एच हाइट अबव अर्थ, तो ऐसे केस में जी डैश अपॉन जी हमारा हो जाता है आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर। ये जी सरफेस पर है तो जी हमारा कम हो जाता है, तो अकॉर्डिंगली टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, है ना। ऐसे ही, और यदि स्मॉल जी है तो हमारा होता है डेल्टा जी बाई जी होता है -2h/r, और ये एट एच डेप्थ बिलो द सरफेस, अंदर माइन के अंदर जा रहे हैं, किसी टनल के अंदर जा रहे हैं, तो जी डैश बाई जी होता है हमारा, जी डैश, जी की वैल्यू जो होती है वो जी डैश हो जाता है हमारा g1 - h/r, जी डैश इज g1 - h/r। तो इस केस में अगेन जी कम हो रहा है तो टाइम पीरियड की वैल्यू बढ़ जाती है ना। ऐसे कई बार होता है कि जैसे लेंथ में चेंज हो रहा है, क्यों? क्योंकि थर्मल एक्सपेंशन हो रहा है, बिकॉज ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, बिकॉज ऑफ थर्मल एक्सपेंशन डेल्टा एल इज एल अल्फा डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा टेम्परेचर में चेंज है, अल्फा कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है, लीनियर कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है, तो ये लेंथ में चेंज हुआ। अब टाइम पीरियड में चेंज निकालना है, तो टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी प्रपोर्शनल टू एल, तो डेल्टा टी बाई टी इज हाफ डेल्टा एल बाई एल, और डेल्टा एल बाई एल यहां से आ रहा है अल्फा डेल्टा थीटा बाई 2। तो इस तरह से हम टाइम पीरियड में चेंज निकाल सकते हैं यदि टेम्परेचर चेंज की वजह से हमारी लेंथ बढ़ रही है। गुड दोस्तों, यदि लेंथ बढ़ती है, यदि हमारा टाइम पीरियड बढ़ता है, if time period increases, then we say pendulum is oscillating slowly oscillate कर रहा है, it is losing time, है ना। और डेल्टा टी बाई टी इज टाइम लॉस्ट गेन्ड पर सेकेंड, डेल्टा टी बाई टी को बोलेंगे टाइम लॉस्ट और गेन पर सेकेंड। एंड इफ टी डिक्रीजेस, जैसे लेंथ श्रिंक कर गई, टी डिक्रीजेस, देन पेंडुलम ऑसिलेट्स एट फास्टर रेट, वी से इट इज गेनिंग टाइम। घड़ी आगे हो रही है, घड़ी पीछे हो रही है। यदि टाइम पीरियड बढ़ जाएगा तो हम बोलेंगे घड़ी पीछे हो रही है, डेल्टा टी बाई टी पर सेकंड कितना पीछे हो रही है, तो स्मॉल टी टाइम में कितना पीछे हो रही है, मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल टी कर दो। और यदि टाइम पीरियड कम हो रहा है तो घड़ी फास्ट चल रही है, हम बोलेंगे टाइम गेन कर रही है, डेल्टा टी बाई टी इज टाइम गेन्ड पर सेकंड। तो ये दो कॉन्सेप्ट्स है, ट्राई करो कि आप इसको भी समझ लो, है ना। तो सिंपल पेंडुलम का देखा अपन ने। सेकंड पेंडुलम एक स्टैंडर्ड टर्म है, ऐसा पेंडुलम जिसकी लेंथ 1 मीटर है, उसका टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, तो टाइम पीरियड इज 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, और एल बराबर 1 मीटर, टाइम पीरियड इज 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। दोस्तों जी की वैल्यू पाई स्क्वायर ले सकते हैं कैलकुलेशन के लिए, लेंथ 1 मीटर है तो ये टाइम पीरियड 2 सेकंड्स आ रहा है, इसको बोलते हैं सेकंड्स पेंडुलम। तो सेकंड्स पेंडुलम ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड्स है, अर्थ पर उसकी लेंथ कितनी होगी, 1 मीटर होगी, 1 मीटर होगी, लेंथ 1 मीटर सेकंड्स पेंडुलम। नाउ मेजरमेंट ऑफ जी यूजिंग सिंपल पेंडुलम, तो सिंपल पेंडुलम के थ्रू अपन जी की वैल्यू मेजर करते हैं। कैसे मेजर कर रहे हैं, अपन क्या करते हैं, पेंडुलम लटका दिया, उसको स्मॉल अमाउंट से डिफ्लेक्ट किया और छोड़ दिया। अब एन ऑसिलेशंस का स्टॉपवॉच से टाइम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो एन ऑसिलेशंस का स्टॉपवॉच से टाइम रिकॉर्डेड स्मॉल टी है, तो जो टाइम पीरियड होगा वो होगा स्मॉल टी बाय एन, टाइम पीरियड होगा स्मॉल टी बाय एन, ठीक है। लेंथ अपन मीटर स्केल से मेजर कर लेंगे, तो लेंथ मीटर स्केल से मेजर कर ली, तो अब जी कितना हो जाएगा, टाइम पीरियड इज 2 पाई रूट एल बाई जी, तो जी इज 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन टी स्क्वायर, ये हमारा जी हो गया। जी इज 4 पाई स्क्वायर एल स्क्वायर एल अपॉन टी, है ना, स्क्वायर कर दिया, तो जी इज 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन टी स्क्वायर, ये हमारा जी की वैल्यू हो गई। तो जी की वैल्यू 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन टी स्क्वायर। अब एल और टी जो है वो हम इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर रहे हैं, एल हम मीटर स्केल से मेजर कर रहे हैं, कैपिटल टी हम लोग स्टॉपवॉच से मेजर कर रहे हैं। दोस्तों यहां पे ध्यान रखना, जितने भी राइट फ्रॉम काइनेमैटिक्स टिल सेमीकंडक्टर सिलेबस के स्टार्ट से लेके लास्ट तक जहां जहां थ्योरी में एक्सपेरिमेंट्स आ रहे हैं, हमारे सिलेबस का पार्ट है, आपको उन पोर्शंस को ध्यान से सही तरह से करना है, कारण एग्जामिनर हमेशा चाहेगा आपकी प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग चेक करना। दो होगी वो न्यूमेरिकल्स के थ्रू ही, बट प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग चेक करना। तो ऐसे सेक्शंस इंपॉर्टेंट रहेंगे, चाहे मेंस हो, चाहे बिटसेट हो, चाहे एडवांस्ड हो। तो अपने को इन सेक्शंस को बढ़िया तरह से पढ़ना है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को अच्छी तरह से समझना है, सो दैट हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, है ना। तो जहां पे भी एक्सपेरिमेंट होंगे वहां एरर की बात आएगी। तो देखिए, जब किसी इंस्ट्रूमेंट से अपन रीडिंग लेते हैं तो इंस्ट्रूमेंट पे डिवीजन बने हुए होते हैं, जैसे मीटर स्केल पे डिवीजन बना हुआ है सेंटीमीटर का, मिलीमीटर का। लोएस्ट डिवीजन की वैल्यू कितनी है, गेस, लोएस्ट डिवीजन की वैल्यू कितनी है, 1 मिलीमीटर।
तो हम बोलेंगे मीटर स्केल का लीस्ट काउंट 1 mm है। तो मीटर स्केल का लीस्ट काउंट 1 mm है, आप उससे लोएस्ट वैल्यू जो करेक्टली रीड कर सकते हो 1 mm। तो जब भी हम मीटर स्केल से रीडिंग लेंगे तो हम बोलते हैं कि उसमें जो मैक्सिमम एरर की संभावना है वो 1 mm के बराबर है। डेल्टा एल मैक्स इज 1 mm 0.1 सेंटीमीटर। ऐसे देखो आपके घड़ी लगी हुई है, वॉल क्लॉक लगी हुई है, उसमें लोएस्ट डिवीजन कितना है 1 सेकंड का। तो यदि वॉल क्लॉक से रीडिंग लोगे तो मैक्सिमम एरर उसमें कितनी संभव है 1 सेकंड की। मान लीजिए हमारे पास स्टॉप वॉच है और स्टॉप वॉच में लोएस्ट वैल्यू 0.1 सेकंड है, तो हम बोलेंगे स्टॉप वॉच का लीस्ट काउंट 0.1 सेकंड है, यानी कि उसमें जो मैक्सिमम पॉसिबल एरर है वो 0.1 सेकंड है। तो स्मॉल टी में एरर है, एल में एरर है, उसकी वजह से जी में भी एरर आ रही है। तो जी में एरर कैसे निकालेंगे, जी प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन टी स्क्वायर। सो डेल्टा जी बाई जी इज हाफ डेल्टा एल बाय एल, जी प्रोपोर्शनल टू जी जो आ रहा है अपना एल अपॉन टी स्क्वायर के बराबर आ रहा है ना। सो डेल्टा एल बाय एल प्लस हाफ, ये एक्चुअली इसको अपन चेंज करेंगे एक्सप्रेशन को, जो हमारा जी आ रहा है देखो रीअरेंज करेंगे तो टी स्क्वायर इज 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन जी, तो जी की वैल्यू आ रही है 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन टी स्क्वायर। सो डेल्टा जी बाई जी इज प्लस माइनस, जी इज प्रोपोर्शनल टू, पहले मैं लिखवा देता हूं, जी इज प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन टी स्क्वायर। सो डेल्टा जी बाई जी इज प्लस माइनस डेल्टा एल बाय एल प्लस ट्वाइस ऑफ डेल्टा टी बाई टी। ओके, एरर में हमेशा मॉड ले लेते हैं और मैक्सिमम पॉसिबल एरर की बात करते हैं हम हमेशा। तो ये हमारा डेल्टा जी में जो मैक्सिमम पॉसिबल एरर होगी, मैक्सिमम की बात कर रहे हैं अपन, डेल्टा एल मैक्स डेल्टा टी मैक्स। ओके, तो डेल्टा एल मैक्स डेल्टा टी मैक्स, तो ये डेल्टा जी बाई जी मैक्सिमम की बात हो रही है। ओके, अब ध्यान रहे डेल्टा कैपिटल टी टाइम पीरियड में एरर है, बट जो स्टॉप वॉच में एरर है वो स्मॉल टी में एरर है। अपन स्मॉल टी मेजर कर रहे हैं एक्सपेरिमेंटली, अपन कैपिटल टी डायरेक्टली मेजर नहीं कर रहे हैं। तो कैपिटल टी इज स्मॉल टी बाय एन, कैपिटल टी इज स्मॉल टी बाय एन, सो डेल्टा कैपिटल टी बाय टी इज डेल्टा स्मॉल टी बाय टी। ऑलराइट, तो कैपिटल टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल टी है, सो डेल्टा कैपिटल टी बाय टी इज डेल्टा स्मॉल टी बाय टी। तो ये एक्सप्रेशन अपनी हो जाएगी प्लस माइनस डेल्टा एल मैक्स अपॉन एल प्लस ट्वाइस डेल्टा टी मैक्स अपॉन टी। अब यहां पे वैल्यू डाल दीजिए। तो इसको इस फॉर्मूला की तरह नहीं देखिए, देखिए अपन ने टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी है, तो टी स्क्वायर बराबर 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन जी है ना। तो जी की वैल्यू आ गई 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन टी स्क्वायर, और इसको तो ये फॉर्मूला अपन ऑन द स्पॉट रीअरेंज कर सकते हैं। नाउ डेल्टा जी बाई जी इज डेल्टा एल बाई एल प्लस ट्वाइस ऑफ डेल्टा टी बाई टी। अब यहां पे डेल्टा टी बाई टी को यहां से कैपिटल टी स्मॉल टी बाई एन, सो डेल्टा कैपिटल टी बाई टी इज डेल्टा स्मॉल टी बाई टी। बच्चों को ये टफ लगता है, मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए ये समझना है, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जनरल एक्सपेरिमेंट है, आपको समझना है। आपने स्टॉपवॉच से स्मॉल टी मेजर किया है, तो कैपिटल टी स्मॉल टी अपॉन एन, क्योंकि कैपिटल टी डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी में है, इसलिए डेल्टा कैपिटल टी बाय कैपिटल टी डेल्टा स्मॉल टी बाय स्मॉल टी। तो यहां डेल्टा कैपिटल टी बाय डेल्टा टी को अपने डेल्टा स्मॉल टी बाय टी लिखा। अब डेल्टा एल मैक्सिमम अपनी 0.1 सेंटीमीटर है, डेल्टा स्मॉल टी मैक्सिमम 0.1 सेकंड है, रख देंगे, इनटू 100 करेंगे तो परसेंटेज एरर आ जाएगी। तो ये इस तरह से काम लेना, ये थोड़ा गलत टाइप हो गया था, मैंने करेक्शन कर दिया। मुझे मजा आया इस सेक्शन को सॉल्व करके कि अपन ने डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस देखे। आप भी ऐसे क्वेश्चंस की ब्यूटी को, क्वेश्चंस की यूनिकनेस को, क्वेश्चंस की एस्थेटिक्स को थोड़ा अप्रिशिएट करना स्टार्ट करो। हर चीज को ये नहीं बस मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा तो मैं टेंशन में आ जाऊं, ये एटीट्यूड ठीक नहीं है। एटीट्यूड थोड़ा ठीक करना है, जितना होता है उसको अच्छी तरह से देखो, उसको दोबारा देखो, जो नहीं होता है उसमें से भी कुछ समेटने की कोशिश करो कि यार इसको मैं ले लेता हूं। तो नेक्स्ट अपन टॉर्जनल पेंडुलम पे आते हैं। टॉर्जनल पेंडुलम में क्या है, एक वायर है, इमेजिन करो आप जहां बैठे हो वहां सीलिंग से एक वायर लटक रहा है, पतला सा वायर लटक रहा है, और उस पतले से वायर से नीचे एक डिस्क, कोई भी रिजिड बॉडी अटैच कर रखी है, और उसको फिर आप ऐसे ट्विस्ट किए, ऐसे घुमा दिए, ऐसे ट्विस्ट कर दिए, तो ऐसे ट्विस्ट कर दिए, तो वायर को ऐसे ट्विस्ट कर दिए, तो वायर को ऐसे ट्विस्ट कर दिए, एक्चुअली नीचे अटैच बॉडी को घुमाएंगे तो वायर में ऐसे ट्विस्ट प्रोड्यूस होगा, ये रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप करेगा। तो वायर में यदि थीटा ट्विस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, बॉडी को यदि थीटा से टर्न कर रहे हो, वायर में थीटा ट्विस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, तो रिस्टोरिंग टॉर्क के थीटा आएगा, है ना। यहाँ पे के टॉर्जनल कांस्टेंट कहलाता है। इफ थीटा इज अ ट्विस्ट इन द वायर एंड के इज द टॉर्जनल कांस्टेंट, देन द रिस्टोरिंग टॉर्क इज माइनस के थीटा, मतलब माइनस साइन लगा देंगे, रिस्टोरिंग टॉर्क इज के थीटा। यदि रिस्टोरिंग वर्ड बोल रहे हैं तो माइनस साइन नहीं लेंगे, जस्ट देन द टॉर्क इज माइनस के थीटा, और रिस्टोरिंग बोल रहे हैं तो फिर जस्ट के थीटा बोलेंगे, और टॉर्क बोल रहे हैं तो माइनस के थीटा। तो गाइस कैसा सिस्टम है कि ये हमारे पास एक रिजिड बॉडी है, इस रिजिड बॉडी को जैसे एक डिस्क ले लेते हैं, अब अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग तरह की बॉडी हो जाएगी, इसको अपन एक थिन वायर से हैंग कर रखा है, और फिर इसको बॉडी को ऐसे टर्न कर रहे हैं, तो फिर ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा, इस तरह से ऑसिलेट करेगा, है ना। तो रिजिड बॉडी ऐसे ऐसे रोटेट करते हुए ऑसिलेट करेगी। तो इसका टाइम पीरियड का सीधा सा फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट आई बाई के, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, डिस्क है तो एम आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, ऐसे अलग अलग शेप्स के लिए अलग अलग एमआई हो जाएगा। सो टाइम पीरियड इज 2 पाई अंडर रूट आई बाई के, फॉर्मूला कोई नया नहीं है, आई बाई के, बस आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज में लेना है। यहां स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन नहीं है, एज लॉन्ग एज ये हुक्स लॉ फॉलो हो रहा है, टॉ बराबर माइनस के थीटा, हम विद इन प्रोपोर्शनलिटी रेंज है, तो हमारा बिना किसी अप्रोक्सीमेशन के ये मोशन सिंपल हार्मोनिक है। सिंपल पेंडुलम में अप्रोक्सीमेशन था, यहां अप्रोक्सीमेशन नहीं है। एज लॉन्ग एज वी आर इन द प्रोपोर्शनलिटी रीजन, वायर का प्रोपोर्शनलिटी रीजन क्रॉस नहीं कर रहा है, तो इस पेंडुलम को ऐसे कितने भी एम्पलीट्यूड से अपन डिफ्लेक्ट करेंगे, ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता रहेगा। दिस इज टॉर्जनल पेंडुलम, 2 पाई अंडर रूट आई बाई के। आई क्या लेना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है, किसके अबाउट, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट। के क्या है, वायर का टॉर्जनल कांस्टेंट, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन होगा।
द बैलेंस व्हील कनेक्टेड टू द हेयर स्प्रिंग इन अ रिस्ट वॉच इज ऑल्सो अ टॉर्जनल पेंडुलम। बस इन्फॉर्मेशन है कि जो हेयर स्प्रिंग बनी लगी हुई होती है अपनी रिस्ट वॉच में वो भी टॉर्जनल पेंडुलम होती है। ये मैंने फिगर अभी पीछे बना के दिया था आपको। अब आ जाते हैं अपन फिजिकल पेंडुलम पे। इफ के बी ओके जस्ट अ मिनट। फिजिकल पेंडुलम इज इक्वल टू, तो ये थोड़ा सा पेजेस आगे पीछे हो गए दोस्तों। ये वाला जो है फिजिकल पेंडुलम ये जेईई मेंस के सिलेबस में मेंशन्ड नहीं है। फिजिकल पेंडुलम या कंपाउंड पेंडुलम जेईई मेंस के सिलेबस में मेंशन नहीं है, बट आप पढ़ लेते हो तो एडवांटेज ही रहेगा बिट्स में, एडवांस में। मेंस का कोई भरोसा नहीं है ऐसा। मेंस इवन दो सिलेबस, बहुत सारी चीजें जो कि नहीं है सिलेबस में, बट जेईई मेंस पूछ लेती है, आराम से पूछ लेती है ना। अब सिलेबस में एलआर सर्किट भी नहीं है, सिलेबस में आरसी सर्किट भी नहीं है, बट वहां से क्वेश्चंस आते हैं। तो ऐसे ढेरों टॉपिक्स हैं जो कि जेईई मेंस में नहीं है, एडवांस में आते हैं, बट जेईई मेंस भी पूछ लेती है। तो अब आपने एडवांस, मोस्टली बच्चों ने आपने एडवांस के लिए तैयारी करी रखी है, तो कोई टॉपिक को छोड़ते क्यों? जब पढ़ रखा है तो उसको थोड़ा और अच्छे से फिनिश कर दो। तो फिजिकल पेंडुलम क्या है? फिजिकल पेंडुलम भी बोलते हैं इसको, या कंपाउंड पेंडुलम भी बोलते हैं। या तो फिजिकल पेंडुलम बोल दो या कंपाउंड पेंडुलम बोल दो। तो फिजिकल पेंडुलम में हमारे पास कोई भी एक आर्बिट्री शेप की बॉडी ले लो। जैसे मान लीजिए मेरा सेलफोन है, अब इस सेलफोन को एक पॉइंट पे हैंग कर दें, अपन ऑब्वियसली नहीं करेंगे। तो इस सेलफोन को, इसकी जगह कोई बॉडी है, इसको एक पॉइंट पे हैंग कर दें और फिर इसको वर्टिकल प्लेन में ऐसे ऐसे ऑसिलेट करा रहे हैं या ऐसे ऐसे ऑसिलेट करा रहे हैं, तो ये हमारा फिजिकल पेंडुलम हो गया। ये इस तरह से फिजिकल पेंडुलम है। तो कोई भी आर्बिट्री शेप की बॉडी को किसी पॉइंट पे हिंज कर दीजिए और फिर इसके अबाउट ऑसिलेट करा रहे हैं, तो ये फिजिकल पेंडुलम हो गया। तो इक्विलिब्रियम में जो फिजिकल पेंडुलम होगा, इक्विलिब्रियम में हमेशा, क्योंकि टॉर्क जीरो है, तो जो सेंटर ऑफ, जो सस्पेंशन पॉइंट है, जो बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास है, वो एग्जैक्टली सस्पेंशन पॉइंट के नीचे होगा ताकि टॉर्क जीरो हो। ये इक्विलिब्रियम है। इस ओ पे बॉडी हिंज्ड है। यहां से थीटा से यदि बॉडी को डिस्प्लेस्ड कंसिडर कर रहे हैं, है ना, तो बॉडी को थीटा से डिस्प्लेस्ड कंसिडर कर रहे हैं, ये ऐसे बॉडी को टर्न कर दिया, तो यदि सेंटर ऑफ मास को ज्वाइन करना लाइन थीटा से डिस्प्लेस्ड हो रही है, ये थीटा है, तो यहां पे सेंटर ऑफ मास पे एमजी लग रहा होगा। दोस्तों फिजिकल पेंडुलम में जो काम की चीज है वो ये है कि सस्पेंशन पॉइंट की सीएम से दूरी कितनी है। प्रॉब्लम को रीड करके ये आइडेंटिफाई करना है कि सस्पेंशन पॉइंट की सीएम से दूरी कितनी है। स्मॉल एल इज डिस्टेंस ऑफ सीएम फ्रॉम सस्पेंशन पॉइंट। ये स्मॉल एल है। तो जैसे मान लीजिए जैसे एक डिस्क है, उसको पेरीफेरी पे हिट कर रहे हैं, हिंज कर रखा है, तो रिम पे हिंज कर रखा है, सेंटर ऑफ मास नीचे है तो दूरी आर हो गई। एक रॉड है, उसको अपने एंड पे हिंज कर रखा है, तो सेंटर ऑफ मास की दूरी L/2 हो गई। तो ऐसे अपने को सबसे पहले प्रॉब्लम में ये नोट करना है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां पर है और एक्सिस ऑफ रोटेशन से सेंटर ऑफ मास की दूरी कितनी है, वो स्मॉल एल है। तो ये mg लग रहा है। अभी mg का टॉर्क आएगा और उस टॉर्क से रीस्टोरिंग mg के टॉर्क आएगा और उस टॉर्क से टाइम पीरियड का फॉर्मूला आएगा। तो हम याद रखेंगे कि जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला है वो 2π√I/mg स्मॉल एल है। फिजिकल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला है वो 2π√I/mg स्मॉल एल है। I क्या है? I इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। I क्या है? I इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, mi मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये I हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो I कैसे निकालेंगे? I को निकालने के लिए देखो यहां पे हमने लिखा है क्या? नहीं, एक सेकेंड। ऑलराइट, सो I हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। तो I हम लिखेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम से सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस ml स्क्वायर। तो यहां पे I सब्स्टिट्यूट करेंगे। स्मॉल एल हमारा सस्पेंशन पॉइंट की सीएम से दूरी है, तो हमारा टाइम पीरियड आ जाएगा। ओके, इफ k इज रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास, इफ k इज रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास, तो ऐसे कि अबाउट द, इफ k इज द रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट द एक्सिस पासिंग टू द सेंटर ऑफ मास, तो ऐसे केस में गाइस ये I को हम लोग लिख सकते हैं mk स्क्वायर प्लस ml स्क्वायर। ये I को लिख सकते हैं। इसको यहां सब्स्टिट्यूट कर दें तो फिर हमारा टाइम पीरियड का रेडियस ऑफ गायरेशन के टर्म से फॉर्मूला आ जाएगा k स्क्वायर बाय स्मॉल एल प्लस स्मॉल एल बाई जी। तो टाइम पीरियड के दो फॉर्मुलाज हैं, एक तो है t बराबर 2π√I/mg स्मॉल एल, वहां पे I जो है सस्पेंशन एक्सिस के अबाउट mi है, या फिर इसी को अपन यूज में ले सकते हैं 2π√k स्क्वायर बाय स्मॉल एल प्लस स्मॉल एल बाई जी। ये जो k है दैट इज रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट एन एक्सिस टू द सेंटर ऑफ मास। गाइस यदि हम इसको सिंपल पेंडुलम से कंपेयर करें तो 2π√L/g, तो हम बोलेंगे इसको यदि सिंपल पेंडुलम से रिप्लेस करें तो सेम टाइम पीरियड के लिए इफेक्टिव लेंथ कितनी होनी चाहिए? k स्क्वायर बाय स्मॉल एल प्लस स्मॉल एल होनी चाहिए। तो सेम टाइम पीरियड के लिए जो इफेक्टिव लेंथ है वो k स्क्वायर बाय स्मॉल एल प्लस स्मॉल एल होनी चाहिए, ये अपन बोल रहे हैं। तो इस तरह से हम टाइम पीरियड निकाल लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमें सपोज एक डिस्क है, ये यूनिफॉर्म डिस्क है और इसको यहां पे हिंज कर रखा है, यूनिफॉर्म डिस्क है ना, और इसको ऐसे हिंज कर रखा है और वर्टिकल प्लेन में ऐसे ऑसिलेट करा रहे हैं, ऐसे ऑसिलेट करा रहे हैं। तो ये हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गई। सेंटर ऑफ मास यहां पर है, तो स्मॉल एल की वैल्यू हो गई r और I हो गया ICM प्लस mr स्क्वायर, दैट इज mr स्क्वायर बाय 2 प्लस mr स्क्वायर, दैट इज 3/2 mr स्क्वायर। तो टाइम पीरियड की वैल्यू हो गई हमारी 2π√I/mg स्मॉल एल, दैट इज 2π√3/2 mr स्क्वायर अपॉन mg कैपिटल R, दैट इज 2π√3r/2g। अब यदि इफेक्टिव लेंथ बोले सिंपल पेंडुलम की तो 2π√L/g से कंपेयर करो तो 3r/2 ये इफेक्टिव लेंथ हो गई।
तो इस तरह से हम कोई भी ऐसे डिस्क दी हुई होगी, रॉड दी हुई होगी, रेक्टेंगुलर प्लेट, क्यूबॉइड, क्यूब, कुछ भी शेप दिए हुए हैं, हमें क्या करना है, हमें स्मॉल एल निकालना है, हमें आई निकालना है, फॉर्मुला यूज में लेना है 2 पाई रूट आई बाई एम जी स्मॉल एल, और एक्सेस ऑफ रोटेशन ढंग से आइडेंटिफाई करनी है। अब दोस्तों एक और चीज है कि यदि हम अलग अलग पॉइंट्स पे हिंज करें और टाइम पीरियड को रिकॉर्ड करें और फिर उसको प्लॉट करें, तो स्मॉल एल को वेरी कराएं, तो स्मॉल एल यदि जीरो है, स्मॉल एल जीरो है, तो 2 पाई रूट आई बाई एम जी स्मॉल एल, टाइम पीरियड इंफिनिटी हो जाएगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास पे भी हिंज कर देंगे तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। बॉडी को किसी भी ओरिएंटेशन में रखो, उसी ओरिएंटेशन में रहेगी, टॉर्क जीरो रहेगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास पे हिंज है, एम जी वहीं लग रहा है, तो टॉर्क की वैल्यू जीरो होगी, है ना। तो स्मॉल एल जीरो है तो टाइम पीरियड इंफिनिटी आ रहा है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, अब इसको अपन इसको यहां पे हिंज किए, सपोज इसको यहां पे हिंज किए, ओके, और इसके अबाउट ऑसिलेट करा रहे हैं, दिस इज O1, और ये सेंटर ऑफ मास है, ये दूरी स्मॉल एल हो गई। तो सेम इस लाइन के अबाउट, सस्पेंशन पॉइंट और सीएम को ज्वाइन करने जो लाइन है, इसके अबाउट यदि एल इधर हिंज कर रहे हो, एल सीएम से ऊपर हिंज किया, या एल सीएम के नीचे हिंज कर दो, सीएम के नीचे यहां पे एल हिंज कर दो, और इसके अबाउट टाइम पीरियड देखो, तो भी सेम आएगा। ऐसे दोस्तों यदि हम एक नई लेंथ लें एल डैश, जो कि के स्क्वायर बाय एल के बराबर है, तो टाइम पीरियड में जब हम फॉर्मूला में टी बराबर 2 पाई अंडर रूट के स्क्वायर बाय एल प्लस स्मॉल एल बाय जी में यदि एल की जगह के स्क्वायर बाय एल रख दें, तो एल की जगह के स्क्वायर बाय एल रखेंगे तो वापस से ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो यानी कि एल पे हिंज करो दोनों तरफ, या प्लस माइनस के स्क्वायर बाय एल पे हिंज करो, प्लस माइनस के स्क्वायर बाय एल पे, मान लीजिए ये के स्क्वायर बाय एल इधर है, और ऐसे ही इधर के सीएम से इस तरफ के स्क्वायर बाय एल इधर है, तो एल पे हिंज करो या के स्क्वायर बाय एल पे हिंज करो, दोनों केसेस में जो टाइम पीरियड आएगा वो सेम आएगा। तो यदि किसी एक पॉइंट पे हैंग कर रहे हो, तो सेंटर ऑफ मास को जॉइंट लाइन के अबाउट से लाइन पे 3 पॉइंट्स और एग्जिस्ट करेंगे जिन पे टाइम पीरियड सेम होगा। कौन कौन से होंगे? एक तो प्लस माइनस एल, एक प्लस माइनस के स्क्वायर बाय एल, उनके अबाउट टाइम पीरियड सेम होगा। तो देखो एल को वेरी कराते हैं तो टाइम पीरियड एल बराबर 0 पे इंफिनिटी को अप्रोच करेगा, मिनिमम आएगा, और फिर दूसरी तरफ जाएगा। सेम दूसरी तरफ यदि सेंटर ऑफ मास के इस तरफ हिंच करेंगे तो नेगेटिव एल हो गया, तो टाइम पीरियड का एल के साथ इस तरफ ग्राफ होगा। तो एक्सेप्ट फॉर मिनिमम टाइम पीरियड, except for minimum time period, for any other time period there exist 4 values of L। कौन कौन सी? स्मॉल एल, माइनस स्मॉल एल, के स्क्वायर स्मॉल एल, माइनस के स्क्वायर एल, इनके अबाउट टाइम पीरियड सेम होगा। मिनिमम टाइम पीरियड के लिए एक ही पॉइंट आ रहा है, एक इधर और एक इधर, इसका मतलब एल और के स्क्वायर बाय एल आपस में बराबर है, क्योंकि मिनिमम टाइम पीरियड के लिए एक तरफ एक ही पॉइंट आ रहा है। तो यानी कि हम यहां से बोल सकते हैं कि मिनिमम टाइम पीरियड तब आएगा, मिनिमम टाइम पीरियड तब आएगा जबकि हमारा एल के बराबर है, और टाइम पीरियड मिनिमम कितना होगा? के स्क्वायर बाय एल प्लस एल, एल की वैल्यू के डाली तो 2k बाई जी हो जाएगा। तो दिस इज टाइम मिनिमम टाइम पीरियड, ये मैंने लिख के दिया। ऑन द लाइन जॉइनिंग पिवट एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी देयर एग्जिस्ट 4 पॉइंट्स इंक्लूडिंग द सस्पेंशन पॉइंट, about which the time period of oscillation comes out to be same. These are at L and k square by L on both sides of CG। और minimum time period अपन ने देख लिया। तो ये फिजिकल पेंडुलम, ड्यूरिंग द ऑसिलेशन ऑफ फिजिकल पेंडुलम ऑल पॉइंट्स ऑन द पेंडुलम एग्जीक्यूट सर्कुलर मोशन। बॉडी रोटेट कर रही है तो बॉडी पे जितने भी पॉइंट्स हैं अदर देन दोज ऑन एक्सिस वो सर्कुलर मोशन। गुड प्रॉब्लम। अब आगे बात करते हैं। तो ये एंगुलर एसएचएम वाला पार्ट फिनिश हुआ। नाउ एसएचएम एज प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। दोस्तों जो हमारा x बराबर a sin ओमेगा t प्लस फाई है, इसको हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से रिलेट कर सकते हैं। a sin ओमेगा t प्लस फाई को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से रिलेट कर सकते हैं। हम क्या करें, a रेडियस का एक सर्कल लें, a रेडियस का सर्कल लें, इस पे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायमीटर बना लें। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। t बराबर 0 पे पार्टिकल, हम इसमें एक पार्टिकल कंसीडर करें जो ओमेगा एंगुलर स्पीड से, जितनी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है उतनी एंगुलर स्पीड से घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, और t बराबर 0 पे फाई एंगल पे लोकेटेड है, t बराबर 0 पे। टाइम t में ये ओमेगा t एंगल से टर्न कर गया तो टोटल एंगल ओमेगा t प्लस फाई हो गया, ये एट t। तो ये जो मूविंग पार्टिकल है, इससे यदि एक्स एक्सिस पे नॉर्मल डाले तो ये जो प्रोजेक्शन की टिप मिल रही है, एक्सिस पे नॉर्मल डाला तो ये जो क्यू पॉइंट मिल रहा है, इस ये जो चीज आ रही है x, ये हमारी जाएगी, ये लेंथ a है, ये एंगल ओमेगा t प्लस फाई है, तो ये एंगल ओमेगा t प्लस फाई है। तो ये जो x आ रहा है, ये जो x आ रहा है, तो ओमेगा t प्लस फाई, जस्ट तो ये जो एंगल आ रहा है, ये आ रहा है ओमेगा t प्लस फाई। ऑलराइट, तो ये जो x की वैल्यू आ रही है, ये आ रही है a sin ओमेगा t प्लस फाई। तो ये पार्टिकल ऐसे सर्कुलर मोशन करता रहेगा, और पार्टिकल से यदि एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन डालेंगे, नॉर्मल डालेंगे, तो उस नॉर्मल का जो टिप है वो ऐसे ऐसे एसएचएम करता रहेगा। तो हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का किसी भी एक डायमीटर पे जो प्रोजेक्शन होगा वो यूनिफॉर्म, वो एसएचएम होगा। मान लीजिए जैसे मेरे पास एक लेजर सोर्स है और उसको मैं ऐसे वर्टिकल सर्कल में मूव करा रहा हूं, वर्टिकल सर्कल में मूव करा रहा हूं, और यहां पे मेरे पास एक रॉड है।
तो जब मैं इसके अराउंड ऐसे मूव कराऊंगा और हमेशा लेजर सोर्स रॉड की तरफ ही पॉइंट कर रहा है, तो जब ये लेजर सोर्स ऐसे ऐसे मूव करेगा तो ऐसे में वहां से जो लाइट का स्पॉट इस पे बनेगा वो ऐसे ऐसे मूव करेगा, वो एसएचएम है, प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑन वन ऑफ इट्स डायमीटर्स इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। सेम मैनर में, तो ये मैंने बताया, सेम मैनर में दोस्तों यदि हम वेलोसिटी देखें तो जैसे ये हमारा रेफरेंस सर्कल था ए रेडियस का, ये डायमीटर थे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, और ये हमारा पार्टिकल जो है ये रोटेट कर रहा है ओमेगा से, टाइम टी पे एंगल ओमेगा टी प्लस फाइव है। तो इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है ओमेगा ए सर्कुलर मोशन की इस तरफ है, तो इसका जो एक्स कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का जो एक्स कंपोनेंट होगा वो हमारे सर्कुलर मोशन की वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। देखो वीएक्स, वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट कितना होगा, वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट होगा, हम देखेंगे ये एंगल ओमेगा टी प्लस फाइव है, तो ये वाला एंगल भी ओमेगा टी प्लस फाइव, इधर 90 माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव, ये ओमेगा टी प्लस फाइव। तो वेलोसिटी का इधर जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, क्योंकि नेगेटिव में आ रहा है तो इसमें पॉजिटिव में आ रहा है, तो वेलोसिटी ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। तो सर्कुलर मोशन करते हुए पार्टिकल की वेलोसिटी का यदि एक्स में कंपोनेंट लेंगे तो हमारी एसएचएम की वेलोसिटी को डिनोट करेगा। सेम मैनर में एक्सेलरेशन का यदि एक्स में कंपोनेंट लेंगे, एक्सेलरेशन है हमारा, यदि एक्सेलरेशन के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये पार्टिकल फिर से एसएचएम कर रहा है, ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, किसी मोमेंट पे ये एंगल ओमेगा टी प्लस फाइव है, ये ऐसे रोटेट कर रहा है ओमेगा से, इसका जो एक्सेलरेशन है सर्कुलर मोशन का ये ओमेगा स्क्वायर ए इस तरफ है। अब इस एक्सेलरेशन का एक्स में यदि कंपोनेंट लेंगे तो हमारा एक्सेलरेशन एसएचएम का आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर ए, एक्स कंपोनेंट साइन थीटा आएगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और क्योंकि नेगेटिव में आ रहा है तो माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ये अपने को याद रखना है कि जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा तो किसी डायमीटर पे उसका प्रोजेक्शन एसएचएम होगा, पार्टिकल की वेलोसिटी का डायमीटर प्रोजेक्शन एसएचएम की वेलोसिटी होगी, पार्टिकल के एक्सेलरेशन का डायमीटर प्रोजेक्शन एसएचएम का एक्सेलरेशन होगा। सो दिस इज एसएचएम एज प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट अपन देखें, सेकंड लास्ट टॉपिक पे अपन चल रहे हैं, डैम्प्ड ऑसिलेशंस। दोस्तों अभी तक जितने हम लोगों ने ऑसिलेशन देखे उसमें रेजिस्टिव फोर्स को इग्नोर किया, बट रियल लाइफ में हमेशा रेजिस्टिव फोर्स प्रेजेंट होगा। तो जब रेजिस्टिव फोर्स की प्रेजेंस में ऑसिलेटरी मोशन होगा तो रेजिस्टिव फोर्स लगातार नेगेटिव वर्क करेगा, एनर्जी डिसिपेट होगी, ऑब्जेक्ट की एनर्जी रिड्यूस होती जाएगी, एम्पलीट्यूड मोशन का कम होता जाएगा और फाइनली सिस्टम हॉल्ट पे आ जाएगा। तो ऐसे मोशन को अपन बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन, है ना। डैम्पिंग फोर्स की प्रेजेंस में जब ऑसिलेशन होता है तो उसको बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। तो एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर पे डैम्पिंग फोर्स लग रहा है और हम अज्यूम कर रहे हैं कि डैम्पिंग फोर्स वेलोसिटी के डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी में है, तो इसलिए डैम्पिंग फोर्स माइनस बीवी है। मोस्टली स्मॉल एम्पलीट्यूड्स के लिए, स्मॉल वेलोसिटीज के लिए स्पीड के प्रोपोर्शनलिटी में होगा, तो डैम्पिंग फोर्स माइनस बीवी है। बी को हम बोलते हैं डैम्पिंग कांस्टेंट, बी इज कॉल्ड डैम्पिंग कांस्टेंट। तो ऐसे में पहले था हमारे पास एफ बराबर माइनस के एक्स, अब माइनस के एक्स के साथ में माइनस बीवी भी आ गया, तो मास टाइम्स एक्सेलरेशन, जो नेट फोर्स है एफ नेट दैट इज एम ए विच इज माइनस के एक्स, तो एसएचएम वाला फोर्स, और ये डैम्पिंग का फोर्स माइनस बीवी और आ गया। तो अब इसका जो जनरल सोल्यूशन होता है ये अपने को याद रखना है कि x जो होगा वो होगा ए नॉट ई टू पावर माइनस बी टी बाई टू एम, ए नॉट ई टू पावर माइनस बी टी बाई टू एम साइन ओमेगा डैश टी प्लस फाइव। दोस्तों ये एम्पलीट्यूड को डिनोट कर रहा है, ये जो टर्म है एम्पलीट्यूड को डिनोट कर रही है, एम्पलीट्यूड टाइम डिपेंडेंट है, ए नॉट ई टू पावर माइनस बी टी बाई टू एम, एम्पलीट्यूड एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता जाएगा, यानी कि यदि हम एक्स का टाइम के साथ ग्राफ देखेंगे तो ऐसे एम्पलीट्यूड जो है वो डिक्रीज होता जाएगा इस तरह से। तो पार्टिकल जो है इस डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड के अंदर अंदर ऐसे ये ऑसिलेशन होगा, इस तरह से एम्पलीट्यूड लगातार डिक्रीज होता रहा, फाइनली सिस्टम हॉल्ट पर आ रहा है। ये टाइम के साथ वेरिएशन हो जाएगा एक्स का, और ये बाहर वाली लाइन, ये एनवेलप जो है ये एम्पलीट्यूड को डिनोट कर रहा है, तो एम्पलीट्यूड एक्सपोनेंशियली फॉल कर रहा है। तो ये फॉर्मुला इंपॉर्टेंट है कि एम्पलीट्यूड जो है ए नॉट ई टू पावर माइनस बी टी बाई टू एम के बराबर है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या है, बराबर टाइम में जो फ्रैक्शनल चेंजेस होंगे बराबर बराबर होंगे, तो एम्पलीट्यूड को हाफ होने में कितना टाइम लगेगा, तो ए बराबर ए नॉट, ए बराबर ए नॉट ई टू पावर माइनस बी टी बाई टू एम, ये हमारे को हाफ करना है ए नॉट बाई टू, तो यहां से हमारे पास आ गया ई टू पावर माइनस बी टी बाई टू एम बराबर हाफ, एंटी लॉग ले लिया, तो माइनस बी टी बाई टू एम बराबर एल एन हाफ, माइनस साइन हट गया, एल एन टू ओके, तो टी की वैल्यू आ रही है, टी की वैल्यू आ रही है हमारी टू एम बाई बी एल एन टू। ऐसे जैसे आरसी सर्किट और उसमें टाइम कांस्टेंट होता था, एम्पलीट्यूड वन बाई ई टाइम्स कब होगा, तो एट टी बराबर टू एम बाई बी, एट टी बराबर टू एम बाई बी जो एम्पलीट्यूड है वो ए नॉट बाई ई हो जाएगा। तो इसको हम लोग टाइम कांस्टेंट बोल सकते हैं एक तरह से, इसको हम लोग टॉ रीड कर सकते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा फिर टॉ एल एन टू। इसको यदि हम टॉ रीड करें टू एम बाई बी को यदि हम टॉ बोले टाइम कांस्टेंट, तो ये टॉ एल एन टू हो जाएगा, है ना।
तो इस तरह से यहाँ पर ऑन द स्पॉट भी याद नहीं है तो ऑन द स्पॉट भी कर सकते हैं, A0/2 के इक्वेट किया और टाइम के लिए सॉल्व कर लिया। जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है डैम्प्ड ऑसिलेशन में वो होगी ओमेगा नॉट का स्क्वायर माइनस b/2m का स्क्वायर, ओमेगा नॉट का स्क्वायर माइनस b/2m का स्क्वायर। ओमेगा नॉट क्या है, बिना डैम्पिंग के जितना ओमेगा होता है, विच इज k/m, ओमेगा नॉट स्क्वायर इज k/m। तो ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये ध्यान रखनी है। एम्पलीट्यूड तो हर हालत में ध्यान रखना है कि a इज a0 e to the power minus bt/2m। तो ये अपने एम्पलीट्यूड को अपने a0 e to the power minus b/2m/b को अपने टॉ लिखा है, ये टॉ है, टॉ इज 2m/b। ऑलराइट, the time taken for amplitude of vibration to drop to half its initial value is tau ln2, that is minus 2 tau ln2, तो 2m/b, ये उल्टा लिख दिया, 2m/b ln2। देखो t की वैल्यू 2m/b ln2 आएगी तो ये आ जाएगा अपना हाफ, ये 2m/b into ln2। फोर्स्ड ऑसिलेशन रेजोनेंस, गाइस जब फोर्स्ड ऑसिलेशन किसको बोलते हैं, एक पीरियोडिक फोर्स के एक्सटर्नल फोर्स के इन्फ्लुएंस में जो ऑसिलेशन होता है तो फोर्स्ड ऑसिलेशन होता है। ऑसिलेशंस हम ऐसा करते हैं, इसको अलग से लिख लेते हैं, तो फोर्स्ड ऑसिलेशंस है ना, ऑसिलेशंस अंडर द प्रेजेंस ऑफ पीरियोडिकली वेरिंग एक्सटर्नल फोर्स, इसको फोर्स्ड ऑसिलेशन, पीरियोडिकली वेरिंग एक्सटर्नल फोर्स। जैसे एक पेंडुलम को पकड़ के आप खुद ऑसिलेट करा रहे हो, ऐसे खुद ऑसिलेट करा रहे हो, तो आप पीरियोडिकली वेरिंग फोर्स लगा रहे हो और पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है, तो दिस इज फोर्स्ड ऑसिलेशन। आप एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को ब्लॉक को पकड़ के खुद ऊपर नीचे कर रहे हो ऐसे, तो आपकी मर्जी आप कितना ऊपर नीचे करते हो, तो ये पीरियोडिकली वेरिंग एक्सटर्नल फोर्स है, इसके इन्फ्लुएंस में जो ऑसिलेशन हो रहा है वो कहलाता है फोर्स्ड ऑसिलेशन। और यहां पे ये चीज काम की है कि इन फोर्स्ड ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन स्टेडी स्टेट में, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इक्वल्स फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड फोर्स। जो एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स है उसकी जितनी फ्रीक्वेंसी है उतनी फ्रीक्वेंसी आपके ऑसिलेटर की होगी। जैसे एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है तो उसकी फ्रीक्वेंसी 1/2 k/m, उससे कोई लेना देना नहीं है, हम जितनी फ्रीक्वेंसी का एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं वो उतनी ही फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगा। ऑलराइट, अब नेचुरल ऑसिलेशंस क्या होता है, किसी सिस्टम को एनर्जी दो और छोड़ दो और अपने आप वो ऑसिलेट कर रहा है, दैट इज नेचुरल ऑसिलेशन। तो अपने अभी तक जितने एसएचएम पढ़े थे वो सब नेचुरल ऑसिलेशन थे, 2.√L/g, 2.√m/k, 2.√I/k, वो सब नेचुरल ऑसिलेशंस थे। ऑलराइट, तो सिस्टम के पास दो तरह की फ्रीक्वेंसी है, एक उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी कि आप उसको एनर्जी दो और छोड़ दो तो सिस्टम अपने आप ऑसिलेट कर रहा है, दैट इज नेचुरल फ्रीक्वेंसी। और एक फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी, ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी, आपने एक्सटर्नली वेरिंग एक्सटर्नल पीरियोडिकली वेरिंग फोर्स लगा रखा है और उस पीरियोडिकली वेरिंग एक्सटर्नल फोर्स के इन्फ्लुएंस में सिस्टम ऑसिलेट कर रहा है, वो है हमारी फोर्स्ड ऑसिलेशन, वो जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी है। तो अब यहां पे सेकंड पॉइंट ये आता है, इफ ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी मतलब कि जो फोर्स अप्लाई किया उसकी फ्रीक्वेंसी, इफ ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी इक्वल्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी किसको बोल रहे हैं, यदि सिस्टम को एनर्जी देके छोड़ दो और अपने आप जो ऑसिलेट करता है वो फ्रीक्वेंसी 1/2 1/2 k/m, वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी। इफ ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी इक्वल्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी देन सिस्टम ऑसिलेट्स विथ लार्ज एम्पलीट्यूड, दिस इज कॉल्ड resonance state, and the driving frequency is called resonant frequency. ओके, तो किसी भी सिस्टम की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होगी, जितनी उस सिस्टम की ड्राइविंग नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, विच इज √k/m, मतलब जो भी उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। जो ओमेगा रेजोनेंस है वो किसके बराबर है, ओमेगा नॉट के बराबर है। जैसे हमसे सिंपल पेंडुलम की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोली जाए तो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1/2 तो वही उसकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है। तो उतनी फ्रीक्वेंसी का यदि एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तो ऐसे में पेंडुलम या स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम लार्ज एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करेगा, उसको रेजोनेंस स्टेट बोलते हैं। दोस्तों रेजोनेंस लैंग्वेज के लिए, डे टू डे लाइफ के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल वर्ड है। आप मेरे साथ रेजोनेट कर रहे हो, इसका मतलब क्या है, जो मैं बोल रहा हूं वो आपको अपील कर रहा है, आप उससे एग्री कर रहे हो, आप उसको वर्किंग में लेकर आ रहे हो, हमारे विचार मैच कर रहे हैं, तो हम बोलते हैं मैं आपसे रेजोनेट कर रहा हूं, आप मेरे से रेजोनेट कर रहे हो। तो रेजोनेट करना यानी कि आपस में फ्रीक्वेंसीज का मैच करना, आपस में सोचने काम करने के तरीके का मैच करना। तो रेजोनेंस एक अच्छा वर्ड है जिसको कि आपको अपनी लैंग्वेज में यूज में लेना चाहिए। तो जब एक्सटर्नल फोर्स लगा के, पीरियोडिकली वेरिंग एक्सटर्नल फोर्स लगा के सिस्टम को ऑसिलेट करा रहे हो तो वो फोर्स्ड ऑसिलेशन है। सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी, एनर्जी दो छोड़ दो अपने आप ऑसिलेट कर रहा है, वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है।
यदि ड्राइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो गई तो सिस्टम लार्ज एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करेगा। इस स्टेट को रेजोनेंट स्टेट बोलते हैं, और जिस फ्रीक्वेंसी पे ऐसा होता है उसको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होती है? सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है। ये अपने को समझना है। तो जितनी ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के क्लोज होगी, एम्पलीट्यूड उतना ही ज्यादा होगा। इसको एलसीआर सीरीज एसी सर्किट से रिलेट करिए। वहां पे जब हमारा जो ईएमएफ हमने अप्लाई कर रखा है उसकी फ्रीक्वेंसी 1/2π√LC होती है, तो ऐसे में सिस्टम में करंट बहुत लार्ज एम्पलीट्यूड की फ्लो करती है। हम बोलते हैं हमारा एलसीआर सीरीज सर्किट हमारे ड्राइविंग ईएमएफ के साथ में रेजोनेंस में है ना। तो रेजोनेंस ऐसे हर मैकेनिकल स्ट्रक्चर की अपनी फ्रीक्वेंसी होती है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अर्थक्वेक आता है तो कुछ बिल्डिंग्स को बहुत ज्यादा डैमेज होता है। क्यों? जिन बिल्डिंग्स की नेचुरल फ्रीक्वेंसी अर्थक्वेक की डोमिनेंट फ्रीक्वेंसी से मैच करती है उनको बहुत ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर होती है, तो वो शेक करने लगती है और डिस्ट्रॉय हो जाती है। और जिन बिल्डिंग्स की नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन की हमारे अर्थक्वेक की डोमिनेंट फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं करती है, वो स्मॉल एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करते हैं, उनको एनर्जी कम ट्रांसफर होती है, वो इंटैक्ट रहती है। तो ऐसे रेजोनेंस कि भाई ड्राइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है, सिस्टम लार्ज एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट कर रहा है, इट मे ब्रेक। ओपेरा सिंगर जो गाने गा के ग्लास को ब्रेक कर देते हैं, दैट इज थ्रू रेजोनेंस।